Alright, what's going on, my loveliest and dearest people out there? Welcome to Just पढ़ ले। और आज इस वीडियो के अंदर हम करने वाले पूरा जो गुरुत्वाकर्षण नामक चैप्टर है, ग्रेविटेशन नामक चैप्टर है, उसको पूरा का पूरा इन वन शॉट। ठीक है, तो बहुत मजा आने वाला है। आज हम इसको देखेंगे पूरा बहुत ही। और देखो, तुमको बता दो, अगर तुम लोग नए हो इस चैनल के ऊपर तो तुमको पता नहीं होगा इस चैनल की वाइब क्या है। इस चैनल की वाइब ये नहीं कि तुमको यहाँ पर लेक्चर मिलेंगे या फिर मैं तुमको ऐसे सर मैडम जैसे पढ़ाऊंगा। इस चैनल की वाइब जो है वो कुछ ऐसी है कि तुमको ऐसा लगेगा कि तुम्हारा दोस्त या फिर तुम्हारा भाई बैठ के तुम्हें कहानी सुना रहा है, और बिल्कुल ऐसा लग रहा है बिल्कुल पकौड़े खा रहे हो, चाय पी रहे हो और साथ में बैठ के तुम्हारा दोस्त तुमको एक कहानी बता रहा है, मस्ती मजाक कर रहा है, और उस मस्ती मजाक के बाय प्रोडक्ट में तुम पढ़ लोगे। ठीक है, मतलब मस्ती मजाक चलते चलते तुम पढ़ लोगे। तो वो वाइब तुमको यहाँ पर देखने को मिलेगी कि हम बहुत मस्ती करने वाले अगले कुछ टाइम तक। ठीक है, जब तक ये लेक्चर चल रहा है। तो आज हम देखेंगे ग्रेविटेशन। ठीक है, बहुत ही कमाल तरीके से। और अगर तुम लोगों ने स्टार्ट करने से पहले अगर तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो टर्म 2 का सिलेबस जो स्टार्ट हो चुका है चैनल के ऊपर, तो मेक श्योर तुम सब्सक्राइब करके बेल आइकन पक्के से प्रेस कर दो। और अगर तुम लोग तक मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलो नहीं किया है तो मेक श्योर फटाफट जाके कर लो @कौन और अगर पढ़ले.in को नहीं किया तो उसको भी जाके कर लो @पढ़ले.in। चलो, बहुत बढ़िया, स्टार्ट करते हैं गुरुत्वाकर्षण के साथ में। देखो, कहानी के फॉर्म में बताऊंगा, बहुत मस्ती मजाक ऐसे बताऊंगा कि तुमको बस नॉर्मल बातें लगेगी और कॉन्वर्सेशन हम करेंगे। ठीक है भाई, हमको पता है कि हर चीज ग्रेविटेशन के कारण कंट्रोल होती है। मतलब देखो, तुम ग्रेविटेशन इतनी इंपॉर्टेंट चीज है कि जैसे मान लो कि ये रिमोट है। ठीक है, अब ये रिमोट है तो अगर मैं इसको यहां छोड़ दूं तो भाई ऐसा होना चाहिए कि ऑब्वियस सी बात है रिमोट यहीं कहीं रहे, पर क्या ऐसा होता है? नहीं, रिमोट जो है वो नीचे गिर जाता है। क्यों नीचे गिरता है? क्योंकि इसको पक्की सी बात है, नीचे कोई ना कोई तो खींच रहा होगा अपनी तरफ, है ना भाई। अगर कोई खींच नहीं रहा होता, कुछ भी नहीं हो रहा होता, तो रिमोट ऐसे ही रहता ना। इसको मेहनत करने की क्या जरूरत है? क्यों नीचे जाऊं मैं? पर ये नीचे जा रहा है। ठीक है, इसका मतलब इसको नीचे से कोई खींच रहा है। ठीक है, अब क्या कोई रस्सी लगा के खींच रहा है? क्या कोई धक्का दे रहा है या फिर कोई ऐसे करके खींच रहा है? ऐसा तो कुछ नहीं हो रहा ना। ठीक है, ये जो है, ये जो भी इसके ऊपर फोर्स लग रहा है ये इनविजिबल है। ठीक है, हम देख तो सकते नहीं। ठीक है, तो अभी ये देखो, अभी बचपन से हमको थोड़ी बहुत कहानी पता है, तो जो बचपन से कहानी पता है वो ज्यादा नहीं बताऊंगा। हमको पता है कि भाई सब चीजें गिर जाती है ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, ग्रेविटी नाम की चीज होती है जिसके कारण हम चल पाते हैं। अगर ग्रेविटी नहीं होती, देखो चांद के ऊपर लोग उड़ते रहते हैं। ठीक है, और यूनिवर्स में लोग उड़ते रहते हैं पर अर्थ के ऊपर खड़े रहते हैं क्योंकि अर्थ की ग्रेविटी ज्यादा है। ये सब हमने देखा है बचपन में। ठीक है, तो आज उसी के बारे में चर्चा कर रहे हैं कि आखिर एप्पल जो है वो न्यूटन बाबा के सिर पे क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं गया, और ये जो सारे प्लैनेट्स हैं ये सब सन के आसपास क्यों घूमते हैं? ऐसा कौन सा राज चला रहा है सूरज इन सब के ऊपर है? क्यों माने हम सन की बात? तो सन की बात क्यों मानी जा रही है यहाँ पर? तो वो कारण क्या है वो भी देखेंगे। ठीक है, चलो, बहुत ही बढ़िया। देखो, सबसे पहले ग्रेविटेशन स्टार्ट करने से पहले देखो, मैं तुम लोगों को इस चैप्टर के अंदर जितना इंपॉर्टेंट है, मतलब जितनी एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, एनसीईआरटी का एक पार्ट तुम लोगों को इसके अंदर बताने वाला हूं। ठीक है, और साथ में इस फॉर्म से बताऊंगा कि तुमको बहुत मजा भी आए। ठीक है, मैं बहुत ज्यादा डिटेल में किसी चीज में नहीं जाऊंगा क्योंकि ऑब्वियसली बात है जो हमारी एनसीईआरटी के लिए इंपॉर्टेंट है वो सारी चीजें हम इसमें कवर कर लेंगे। बहुत बढ़िया। देखो, न्यूटन बाबा के 3 लॉज ऑफ मोशन होते हैं, ये मैंने तुमको बहुत अच्छे से बताया लास्ट लेक्चर के अंदर, जो फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन था। फर्स्ट लॉ क्या बोला था? अरे भैया, जो मतलब फर्स्ट लॉ का कहना यह है कि हर चीज इस दुनिया के अंदर ढीठ है। ढीठ मतलब कि अगर कोई चल रही है तो चलती ही रहेगी, बिल्कुल ढीठ जैसे। अगर कोई रुका हुआ है तो बिल्कुल रुका ही रहेगा, बिल्कुल ढीठ जैसे। वो कब हिलेगा, मतलब रुकी हुई चीज कब मूव होगी, या फिर चलती हुई चीज कब रुकेगी? जब हम उस पर एक्सटर्नल कोई फोर्स लगाएंगे। ठीक है, यहां पर अपने मन से कोई कुछ भी नहीं करेगा, सब के सब ढीठ है। ठीक है, तो पहले लॉ का यही कहना है। ठीक है, इसको हम लॉ ऑफ इनर्शिया ही बोलते हैं। ठीक है, आई बात समझ। दूसरे लॉ का यही कहना है कि भाई ये फोर्स कितना है, मतलब कि लेट्स से कि जो फोर्स है, जैसे मान लो कि मैंने किसी बॉल को किक मारी। ठीक है, तो कोई बॉल मेरे तरफ आ रही है, मैंने उसको किक मारा, तो मैंने उसके ऊपर एक्चुअली फोर्स कितना लगा है, तो वो हम कैसे निकालते हैं? वो एक डेरिवेशन से निकालते हैं। हम क्या देखते हैं कि पहले इस बॉल की वेलोसिटी कितनी थी, फिर मेरे किक मारने के बाद इस बॉल की वेलोसिटी क्या हुई। ठीक है, तो अब मैंने कितना फोर्स लगाया वो हम निकालते हैं इसमें कैलकुलेट करके। तो सेकंड लॉ हमको वही देता है, F = ma। ठीक है, फोर्स = मास इनटू एक्सेलरेशन। और थर्ड लॉ हमको क्या देता है? एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। ठीक है, इसको मैं बोलता हूं लॉ ऑफ कर्मा, मतलब अच्छे कर्म करोगे तो अच्छा फल मिलेगा और बुरे कर्म करोगे तो बुरा फल ही मिलेगा। ठीक है, तो ये चीज है, तो यही थर्ड लॉ बोलता है ना। वैसे तो मैं तुमको बहुत अच्छे मस्ती मजाक बता दिया, पर और अच्छी डिटेल में तुमको बताया लास्ट लेक्चर के अंदर। तुमको अगर देखना है तो तुम वो जाके देख सकते हो। अब देखते भैया कि ग्रेविटेशन क्या होता है। तो ग्रेविटेशन बेसिकली तुम लोगों को एक चीज बता दो कि हमको क्या लगता है कि अरे भैया ये रिमोट नीचे गिर गया तो ये ग्रेविटेशन का फोर्स हो गया। बस इतना सा नहीं होता है ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन एक बहुत ही ज्यादा डीप चीज है। ठीक है, कैसे डीप चीज है? देखो, जैसे कि हम 2 चीजें उठाते हैं। देखो, हमारे पास में सारे औजार है। देखो पीछे बढ़िया वॉलपेपर लग रहा है, तो सारे औजार है आज मेरे पास में। ये हमारे पास में प्लायर, ठीक है, और ये है हमारे पास में रिमोट। ठीक है, अब ये दोनों चीजें एक दूसरे को भी अट्रैक्ट कर रही है। तो बेसिकली ग्रेविटेशन क्या होता है? ग्रेविटेशन इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू ऑब्जेक्ट्स इन द यूनिवर्स। मतलब इस दुनिया का हर एक ऑब्जेक्ट हर दूसरे ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट कर रहा है। ये रिमोट इस प्लायर को भी अट्रैक्ट कर रहा है और ये मेरी प्यारी सी बॉटल को भी अट्रैक्ट कर रहा है। ठीक है, तो ये रिमोट जो है मेरी प्यारी सी बॉटल को भी अट्रैक्ट कर रहा है और इस
प्लेयर को भी अट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है। तो कहने का मतलब कि इस दुनिया के अंदर सिर्फ अर्थ हमको अट्रैक्ट नहीं कर रहा है, बल्कि हर एक ऑब्जेक्ट हर दूसरे ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है। तो द ग्रेविटेशन इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू ऑब्जेक्ट्स इन द यूनिवर्स, मतलब कि हर दो ऑब्जेक्ट्स यानी कि ये और इस प्लेयर के ऊपर दोनों के ऊपर एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है। मतलब कि ये रिमोट इस प्लेयर को अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहा है और ये प्लेयर इस रिमोट को अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। मतलब कि ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, ये भी इस पे कुछ फोर्स लगा रहा है और ये भी इस पे कुछ फोर्स लगा रहा है, ये भी इस पे कुछ फोर्स लगा रहा है, ये भी इस पे कुछ फोर्स लगा रहा है, ठीक है। बहुत ही बढ़िया, ठीक है। ये चीज समझ में आई। तो हमने यह देखा कि भाई ये एक दूसरे के ऊपर फोर्स, हर ऑब्जेक्ट एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगा रहा है। तो भैया फिर ये चिपक क्यों नहीं रहे हैं, ये चिपक क्यों नहीं रहे भाई? हमने देखा मैग्नेट का, देखा मैग्नेट क्या होती है, मैग्नेट को जैसे हम पास में रखते हैं तो दोनों चिपक जाते हैं, क्योंकि जितनी पास में लाते हैं उतना उनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाता है और फिर एक टाइम पे चिपक जाते हैं। तो ये दोनों क्यों नहीं चिपक रहे हैं? क्योंकि भैया कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है ना, ये बहुत वीक है बेचारा, बहुत कमजोर, इट इज अ वेरी वेरी वीक फोर्स। तो ये दोनों एक दूसरे को जिस ताकत से खींच रहे हैं वो ताकत बहुत कमजोर है, तो इसलिए बेचारे चिपक नहीं पा रहे हैं, पर फोर्स लग रहा है। देखो ताकत कम है इसका मतलब ये नहीं है कि ताकत नहीं है, ठीक है। हो बिल्कुल शायरी हो रही है यहां पे। और दूसरा क्या है, इट एक्ट्स ड्यू टू द मासेस ऑफ द बॉडीज, मतलब कि जितना ज्यादा बॉडीज का मास होगा उतना ज्यादा ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा। देखो इसको मैग्नेट से कंपेयर करो कि जितनी बड़ी मैग्नेट होती है उतनी ज्यादा मैग्नेटिक फोर्स लगता है ना, उतनी जोर से वो चिपकती है, और जितनी छोटी मैग्नेट होती है उतना कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, ठीक है। तो सिमिलरली जब कोई ऑब्जेक्ट का भारी होता है ना, किसी ऑब्जेक्ट का मास ज्यादा होता है तो उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी ज्यादा होता है। चलो बहुत बढ़िया, आगे और देखेंगे हम डिटेल में, ठीक है। अगर दो ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं तो क्या हम भी अर्थ को अट्रैक्ट करते हैं? मतलब जैसे कि मैंने बोला कि ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, ऑब्वियस सी बात है, न्यूटन्स थर्ड लॉ में हमने देखा कि यार एवरी एक्शन इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। तो ऑब्वियस सी बात है, वैसे तो ये दोनों को अट्रैक्ट कर ही रहे हैं एक दूसरे को, पर एक और तरीके से अगर मैं इसको देखूं, एक और नजरिए से देखूं, तो ये रिमोट जो है इस प्लेयर के ऊपर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये भी एक रिएक्शन फोर्स लगाएगा, है ना भाई। एक्शन रिएक्शन होता है ना, एवरी एक्शन इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। तो ये अगर कुछ फोर्स लगा रहा है तो ये भी उतना ही फोर्स लगाएगा। तो जितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसने लगाया इसकी तरफ, उतना ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ये भी लगाएगा इसकी तरफ, ठीक है। तो सिमिलरली अगर जो अर्थ और हम एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं तो क्या मतलब देखो, अर्थ और हम एक दूसरे पर फोर्स लगा रहे हैं, जैसे मैं नीचे गिर रहा हूं, जैसे कि व्यक्ति नीचे गिर रहा है, तो अर्थ इसके ऊपर कुछ फोर्स लगा रहा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो क्या ये भी अर्थ के ऊपर कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा रहा है? तो भाई हाँ, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा रहा है, पर सिर्फ यही अर्थ की तरफ क्यों भाग रहा है, अर्थ इसकी तरफ क्यों नहीं आ रहा है? ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट डाउट है। तो ऐसा इसलिए भाई क्योंकि अर्थ का मास बहुत ज्यादा है और इसका मास नेग्लिजिबल है। भले ही दोनों एक दूसरे पे फोर्स बराबरी का लगा रहे हों, परंतु ये एक्चुअली प्रैक्टिकली इसको खींच इसलिए नहीं पा रहे क्योंकि अर्थ का मास बहुत ज्यादा है, ठीक है, और इसका मास इतना नहीं है बेचारे का, अर्थ के सामने कुछ भी नहीं है। चलो बहुत ही बढ़िया। अब एक कंसेप्ट तुमको बताता हूं टेंजेंट का। टेंजेंट क्या होता है, वैसे इससे ज्यादा कुछ रिलेटेड नहीं है, मैं तुमको समझ लो कि देखो लाइन टचिंग द सर्कल ओनली एट वन पॉइंट। जैसे कि देखो फॉर एग्जांपल ये एक सर्कल है, ठीक है, ये एक सर्कल है, वैसे सर्कल जैसा नहीं दिख रहा पर ठीक है सर्कल मान लो। तो अब जैसे ये एक लाइन हो गई, तो ये बेसिकली क्या, इसको हम क्या बोलते हैं, कॉर्ड बोलते हैं, ठीक है। तो इसको याद रखने का तरीका यह है कि कॉर्ड, कॉर्ड है ना, और काटना, क और क, ठीक है, कॉर्ड का क, काटने का क, यानी कि बेसिकली एक कॉर्ड जो है वो क्या करती है, वो सर्कल को काट देती है। देखो दो काट देती है, मतलब कि दो पॉइंट्स, दो भागों में काट देती है, जैसे एक भाग ये हो गया और एक भाग ये हो गया, मतलब एक हिस्सा ये हो गया, एक हिस्सा ये हो गया। तो बेसिकली तुम देखोगे ध्यान से, तो इसने दो पॉइंट पे टच किया सर्कल को, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पे, ठीक है। पर अब जैसे देखो ये तो कॉर्ड हो गई, अब एक टाइप की लाइन होगी जो कि सर्कल से बाहर निकल रही है, जिसने एक भी पॉइंट पर टच नहीं किया सर्कल को, ठीक है। तो एक ऐसी लाइन जो सर्कल को टच कर रही है पर सिर्फ एक पॉइंट पे, देखो ये वाली जो लाइन है, मतलब ये जो कॉर्ड है, ये सर्कल को दो पॉइंट पे टच कर रही है, किसको, और एक इस पे और एक इस पे, है ना। पर इस वाले को अगर तुम देखो तो इस वाले पे जो एसी लाइन है, ये जो एसी लाइन है, ये सर्कल को सिर्फ एक ही पॉइंट पे टच कर रही है, मतलब ऐसे टच करके निकल गई, है ना। अब इसको याद करने का तरीका क्या है, टेंजेंट, टैन। तो स्किन के ऊपर, हमको टैन कहां होता है बॉडी में, स्किन के ऊपर, बिल्कुल स्किन के ऊपर होता है ना टैन। वैसे ही एक ऐसी लाइन जो कि सर्कल के बिल्कुल स्किन से टच करके चली जाए, ठीक है, बिल्कुल स्किन से टच करके चली जाए, उसको हम बोलते हैं टेंजेंट, ठीक है। क्या बोलते हैं, टेंजेंट। तो टेंजेंट एक ऐसी लाइन होती है, ठीक है। अब टेंजेंट हमने क्यों देखा उसके लिए बता देता हूं। तो एक फोर्स होता है जिसका नाम होता है सेंट्रीपिटल फोर्स। देखो ये थोड़ी सी अलग कहानी हो गई, थोड़ा सा अलग आ गया, पर अभी वापस चलाएंगे, बस ये एक थोड़ा सा 2 मिनट का और कंसेप्ट है। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, The force that causes this acceleration and keeps moving the body along the surface। देखो बेसिकली क्या है कि जैसे कि हम मान लो कि एक एग्जांपल हमने क्या किया, बचपन में चलते हैं, हमने क्या किया, एक रस्सी ली और रस्सी के आगे एक पत्थर बांध दिया। अब हम उसको गोल 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 घुमा रहे हैं। तो जब हम उसको गोल गोल घुमाते हैं तो तुमने देखा होगा कि यार जब हम भले हम उसको ऊपर घुमा रहे हैं, भले ग्रेविटी नीचे की तरफ खींचने की कोशिश कर रही है, पर फिर भी क्या वो पत्थर नीचे गिरता है, नहीं गिरता है, वो हमारे साथ साथ गोल 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 घूमता रहता है हवा के अंदर, ठीक है। तो वो गोल गोल हवा में कैसे घूम रहा है, उसके ऊपर ऐसा कौन सा फोर्स लग रहा है कि वो नीचे नहीं गिर रहा है, उस फोर्स को हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स।
तो बेसिकली जब हम उसको गोल 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 घुमाते हैं ना, गोल गोल घुमाते हैं, तो टुवर्ड्स द सेंटर, मतलब देखो मैं गोल घुमा रहा हूं, जैसे कि ये जो दीदी है ये क्या कर रही है, ये इस पत्थर को गोल गोल घुमा रही है, तो इनका जो हाथ है बेसिकली अब ये जो गोल गोल घुमा रहे हैं तो एक सर्कुलर पाथ में चलेगा, मतलब एक गोल 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 पाथ में चलेगा, है ना। ये जो पत्थर है ये गोल 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 पाथ में चल रहा है। तो अगर मैं इसको देखूं ऊपर के एंगल, ऊपर के व्यू से, टॉप व्यू से, तो ऐसा हो जा रहा है कि जो मेरा हाथ है वो सेंटर बन जाएगा इस सर्कल का, मतलब मैं ऐसे ऐसे घुमा रहा हूं, है ना, तो एक पूरा सर्कल बन रहा है ऐसे। तो इस सर्कल का सेंटर क्या होगा, मेरा हाथ, है ना। इस सर्कल का सेंटर क्या होगा, मेरा हाथ, मतलब जहां से फोर्स लग रहा है ना, जहां से फोर्स, ऑब्वियस बात है सिर्फ मैंने पकड़ के रखा है। तो द फोर्स दैट कॉजेस एक्सेल, अब देखो एक बॉडी गोल 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 घूम रही है, तो ऑब्वियस सी बात है जब भी कोई बॉडी गोल घूमती है, सर्कुलर मोशन में होती है, तो उसके पास में एक्सेलरेशन होता ही होता है। एक्सेलरेशन क्यों होता है, क्योंकि भले देखो पंखा 5 की स्पीड पे चल रहा हो, पर पंखा जो है उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, ठीक है। पंखे की वेलोसिटी कांस्टेंट क्यों नहीं है, क्योंकि भले पंखे की स्पीड कांस्टेंट है। देखो वेलोसिटी क्या होती है, स्पीड एंड डायरेक्शन, ठीक है। तो भले पंखे की स्पीड 5 है, पर उसकी डायरेक्शन तो हर इंस्टेंट पे चेंज हो रही है ना, उसकी डायरेक्शन तो हर इंस्टेंट पे चेंज हो रही है, ठीक है। गोल घूम रहा ऑब्वियसली बात है, तो पहले ये थी, उसके मूव होने की डायरेक्शन फिर ये हो गई, फिर ये हो गई, फिर ये हो गई, फिर ये हो गई, फिर ये, फिर ये, फिर ऐसे करते करते उसने सर्कल कंप्लीट किया, ठीक है। तो मतलब उसकी जो वेलोसिटी है वो तो कांस्टेंट है नहीं, और अगर वेलोसिटी चेंज हो रही है तो इसका मतलब एक्सेलरेशन भी है। तो ये एक्सेलरेशन कहां से आ रहा है इस पत्थर के पास में, ये एक्सेलरेशन आ रहा है एक फोर्स के कारण, जिसको हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स, जो कि टुवर्ड्स द सेंटर लगता है। मतलब कि अगर मैं ऐसे गोल गोल घुमा रहा हूं और ये पत्थर घूम रहा है गोल 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 गोल, तो ये पत्थर मान लो यहां पे, और मैं ऐसे गोल गोल घुमा रहा हूं, तो पत्थर जो है उसमें जो स्ट्रिंग लगी हुई है, तो टुवर्ड्स द सेंटर मतलब इस डायरेक्शन में एक फोर्स लग रहा है, जो कि उस पत्थर को अपनी तरफ, अंदर की तरफ खींच रहा है, इसलिए वो पत्थर बाहर नहीं जा रहा है, नीचे नहीं गिर रहा है, ठीक है। द फोर्स दैट कॉजेस, देखो ज्यादा तुमको इसमें डिटेल में जाना है, एनसीईआरटी में दिया होता है, इसलिए मैंने तुमको बता दिया, वरना ज्यादा इसकी कोई जरूरत है नहीं। द फोर्स दैट कॉजेस द एक्सेलरेशन एंड कीप द बॉडी मूविंग अलोंग द सर्कुलर पाथ इज टुवर्ड्स द सेंटर, दिस फोर्स इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल मतलब सेंटर सीखेंगे, टुवर्ड्स द सेंटर लग रहा है, ठीक है। ये देखो ये फोर्स इधर लग रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स देखो ये देख सकते हो तुम, छोटा सा एरो है, तो टुवर्ड्स द सेंटर लग रहा है, ठीक है। इन द एब्सेंस ऑफ दिस फोर्स, अगर ये फोर्स नहीं हुआ, या मान लो रस्सी टूट गई, जैसे कि मान लो ये रस्सी घूम रही है गोल गोल, और मान लो इस इंस्टेंट पे यहां तक जब पत्थर आया तो ये रस्सी टूट गई, तो तब इस पत्थर का क्या होगा, तब ये पत्थर क्या ऐसा कैसे नीचे गिर जाएगा, या फिर तब ये पत्थर गोल गोल घूमता घूमता जाएगा, या फिर तब ये पत्थर ऐसा कैसा चले जाएगा। तो उस केस में क्या होगा कि जो पत्थर है दिस विल गो अलोंग द डायरेक्शन विच इज टेंजेंशियल टू द सर्कुलर पाथ। मतलब कि देखो ये सर्कल चल रहा था, है ना, अब यहां पे जब पत्थर था तो मान लो यहां पे ये रस्सी थी और रस्सी यहां पे कट गई, यहां पे टूट गई, तो जो पत्थर ये एग्जैक्टली ऐसा कैसा चलेगा सीधे, ठीक है। मतलब ऐसा कैसा, जब मैं ऐसे घुमाऊंगा तो जिस डायरेक्शन में मान लो यहां पे टूटा तो ऐसा का ऐसा जाएगा और नीचे गिर जाएगा, ठीक है। मतलब सेम इसी टेंजेंशियल डायरेक्शन में आएगा। तो टेंजेंट हमने क्यों पढ़ा, इसलिए पढ़ा कि टेंजेंट क्या होगा, मतलब टेंजेंट विल बी इस टाइप की डायरेक्शन होगी जो कि इस सर्कल को जस्ट एक पॉइंट पे टच कर रही है ना। तो बिल्कुल टेंजेंट, तो ऐसा नहीं होगा कि सर्कल यहां पे अगर टूटा तो ये ऐसा ही जा रहा है, नीचे गिर रहा है, या ऐसे ही गोल गोल घूम रहा है फिर भी हवा में, तो ऐसा गोल गोल हवा के अंदर नहीं घूमेगा, और ना ही ये इंस्टेंटली वहीं के नीचे गिर जाएगा। दिस विल गो लाइक दिस, मतलब ये ऐसा सीधा फिका जाएगा या सीधा गिर जाएगा, ठीक है। चलो बहुत सही। अब देखते हैं मोशन ऑफ मून अराउंड अर्थ। तो ये हमने इतनी कहानी क्यों देखी, हमने क्यों एक दीदी को खड़ा किया पत्थर बांध के, हमने इसलिए खड़ा किया ताकि हम मोशन ऑफ मून अराउंड अर्थ समझ पाए। तो द मोशन ऑफ मून अराउंड अर्थ इज ड्यू टू सेंट्रीपिटल फोर्स। तो जैसे अभी केस में क्या हो रहा था कि एक दीदी खड़ी है और गोल 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 हम जैसे हम खड़े और पत्थर को घुमा रहे हैं, वैसे ही तब केस मतलब मोशन मून और अर्थ के केस में क्या होगा कि अर्थ जो है वो मून को अपनी तरफ खींच रहा है, ठीक है, ड्यू टू ग्रेविटेशन, ठीक है, या ड्यू टू जो भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है वो, तो उसके कारण मून गोल गोल घूम रहा है, ठीक है। मून देखो अभी पत्थर गोल 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 घूम रहा था, पत्थर गोल 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 क्यों घूम रहा था, पत्थर इसलिए गोल गोल घूम रहा था क्योंकि पत्थर के ऊपर सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा था टुवर्ड्स द सेंटर। सिमिलरली जो अर्थ है वो यहां पे होता है और मून उसके आसपास गोल गोल चक्कर लगाता है। तो मून गोल गोल चक्कर क्यों लगाता है, क्योंकि अर्थ जो है अपनी तरफ एक फोर्स लगा रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स, जिसके कारण मून गोल गोल घूम रहा है, जैसे अभी पत्थर घूम रहा था, ठीक है, सेम, ठीक है। द सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ अर्थ, ठीक है, अगेन वही ग्रेविटेशन वाला। इफ देयर वर नो सच फोर्स द मून वुड परस्यू इन अ यूनिफॉर्म स्ट्रेट लाइन। अगर ऐसा मान लो अगर अर्थ अपनी तरफ कोई फोर्स लगा रहा होता तो मून कोई गोल गोल नहीं घूमता, मून को कोई शौक नहीं गोल गोल चक्कर काटने का, मून चुपचाप सीधे चले आता इन टेंजेंशियल डायरेक्शन, ठीक है। चलो बहुत ही बढ़िया। अब आते हैं यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पे। तो जैसे हमने अभी तक हर चीज का कानून देखा, वैसे हम इस चीज का भी कानून देखते हैं। बेसिकली हम फिजिक्स के अंदर क्या करते हैं, कुछ भी पढ़ते हैं उसको कानून बना देते हैं। तो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ये जो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है, जैसे कि न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन था, देखो रिलेट करो चीजों को, न्यूटन के सेकंड लॉ ऑफ मोशन के अंदर क्या हुआ, हमको पता चला कि भैया वो फोर्स कितना होता है। तो यहां पर भी हमको यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ये जो सबसे पहले इसका मतलब समझो, यूनिवर्सल लॉ, यूनिवर्सल मतलब कि ये जो लॉ है दिस इज यूनिवर्सल, मतलब दिस इज एप्लीकेबल थ्रू आउट द यूनिवर्स। ऐसा नहीं कि सिर्फ अर्थ के अर्थ में या फिर सिर्फ इंदौर के इंदौर में, मध्य प्रदेश में, इंडिया के अंदर एप्लीकेबल है, नहीं, सिर्फ अर्थ तक भी ये सीमित नहीं है, दिस इज एप्लीकेबल थ्रू आउट द यूनिवर्स। मतलब मून के ऊपर भी ये लॉ एप्लीकेबल है, ठीक है, हर प्लेनेट के ऊपर ये लॉ एप्लीकेबल है। तो ये जो लॉ है
ये हमको ये बता रहा है कि जो हम इतनी देर से बात कर रहे हैं ना कि ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं विद अ फोर्स, इसने इस पे फोर्स लगाया, इसने इस पे फोर्स लगाया, तो भाई आखिर ये फोर्स कितना है, कितने न्यूटन का फोर्स है ये तो बताओ। तो वो चीज निकालने के लिए यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन बताया गया। ठीक है, तो ये जो मैं बोल रहा हूं इतनी देर से कि रिमोट और ये प्लायर एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं, तो तुम पूछो कि भैया कितना फोर्स लगा रहे, 1 न्यूटन, 2 न्यूटन, 5 न्यूटन, 20 न्यूटन, 50 न्यूटन, 100 न्यूटन, कितना लगा रहे हैं। तो वो ही निकालने के लिए कि ये फोर्स आखिर कितना लगा रहे हैं, हमको एक फॉर्मूला चाहिए था। तो वो फॉर्मूला हमको मिलता है इस लॉ से। ठीक है, तो बेसिकली ये लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या बोलता है, लाइन बाय लाइन समझते जाओ। एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट्स एवरी अदर ऑब्जेक्ट, ये तो हमको पता है ना। अब कितने फोर्स से अट्रैक्ट करते हैं वो देखेंगे। विद अ फोर्स, मतलब यहां से हमको पता चल रहा है, यहां से विद अ फोर्स विच इज, मतलब अब यहां से हमको पता चलना है कि फोर्स एक्चुअली कितना है। ठीक है, तो विच इज प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, मतलब कि ये जो फोर्स है, मतलब ये जैसे मान लो फॉर एग्जांपल ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो कितने फोर्स अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो हमें बता रहे प्रोपोर्शनल बता रहे हैं, मतलब कि कितने किसके प्रोपोर्शनल है, मतलब किसके हिसाब से बढ़ रहा है फिर किसके हिसाब से घट रहा है। ठीक है, मतलब क्या बढ़ने पे फोर्स बढ़ रहा है और क्या कम होने पे फोर्स कम हो रहा है, वो चीज देखेंगे हम। ठीक है, तो अभी जैसे मान लो ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो इन दोनों के जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, मतलब कि इस रिमोट का मास इनटू इस प्लायर का मास। ठीक है, तो अगर मान लो कि इनका प्रोडक्ट बढ़ जाए, यानी कि इसका मास या फिर इसका, देखो प्रोडक्ट जैसे मान लो इसका मास 1 किलो है और इसका मास 2 किलो है। ठीक है, अब इनका प्रोडक्ट ऑफ मासेस क्या हो गया, सो लेट्स से कि इसका मास 2 किलो है और इसका मास 3 किलो है, तो इनका प्रोडक्ट ऑफ मास कितना हो गया, 6 किलो है ना। मतलब इन दोनों का प्रोडक्ट, मतलब इसका मास इनटू इसका मास कितना हो गया, 6 किलो। तो इनका प्रोडक्ट कैसे बढ़ेगा कि या तो प्लायर का मास बढ़ जाए या फिर रिमोट का मास बढ़ जाए या फिर दोनों का मास बढ़ जाए। ठीक है, तो जब भी प्रोडक्ट ऑफ मासेस बढ़ेगा, यानी कि मान लो अगर सिर्फ रिमोट का ही मास बढ़ जाए, या फिर हम प्रोडक्ट ऑफ मास के बोल रहे हैं इसलिए बोल रहे हैं कि अगर सिर्फ रिमोट का मास बढ़ा तो भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगा, सिर्फ अगर प्लायर का मास बढ़ा तो भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगा, और अगर दोनों का मास बढ़ा तो भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली इन दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, मतलब कि इन दोनों के मासेस के प्रोडक्ट के, यानी कि इसका मास इनटू इसका मास के प्रोपोर्शनल है वो फोर्स। मतलब कि अगर इन दोनों का जो प्रोडक्ट ऑफ मासेस है वो बढ़ेगा, प्रोडक्ट ऑफ मासेस मतलब या तो इसका मास या फिर इसका मास या फिर दोनों का मास, तीनों में से कोई भी चीज बढ़ती है तो ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बढ़ जाएगा। और अगर इनका मास कम होता है, यानी कि या तो इसका मास कम हो या फिर इसका मास कम हो या फिर दोनों का मास कम हो, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ मासेस, जैसे अभी कितना था 6 किलो है, अभी लेट से कि इसका मास 1 किलो, जैसे मान लो कि इसका मास 2 किलो था, इसका मास 3 किलो था, तो प्रोडक्ट ऑफ मास कितना हो गया 6 किलो। अब लेट से कि इसका तो 2 किलो ही है, पर इसका 3 किलो से 2 किलो होकर कर दिया मैंने मास, तो क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट 4 किलो हो जाएगा, तो प्रोडक्ट ऑफ मासेस कम हो गया ना। ठीक है, तो वैसे ही अगर प्रोडक्ट ऑफ मास कम होता है तो इनके बीच में जो लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जो खींच रहे एक दूसरे को फोर्स के साथ, वो भी कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये समझ में आ गया, is directly proportional to the product of the masses and inversely proportional to the square of the distance between them, मतलब कि इन दोनों के बीच की दूरियां जैसे जैसे बढ़ेगी, मतलब जैसे जैसे दूरियां बढ़ेगी वैसे वैसे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा। ऑब्वियस होता है, अगर मैग्नेट्स को भी देखो तो जितनी दूर ले आते हैं उतना उनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाता है, और जहां मैंने इनके बीच की दूरियां कम की तो इनके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो भी बहुत बढ़ गया। ठीक है, तो बेसिकली ये कैसे है, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, मतलब कि इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर से। ठीक है, तो उसके स्क्वायर की वैल्यू जैसे बढ़ेगी, जैसे कि 5 मीटर है तो इट विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 25, अगर 4 मीटर है तो इट विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 16, अगर 3 मीटर है तो मतलब जैसे जैसे पास में लाता जा रहा हूं वैसे वैसे इनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और तेजी से बढ़ता जा रहा है। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं कि ऐसे धीरे धीरे पास ला रहे तो इनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उसी रेट से बढ़ रहा है, जैसे जैसे पास लूंगा वैसे इनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और बढ़ेगा और बढ़ेगा और बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। तो मतलब 4 मीटर के डिस्टेंस इन दोनों के बीच में, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 16 हुआ। वैसे अगर मैंने 1 मीटर और बढ़ा दी तो इट विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 25, वैसे अगर मैंने 1 और मीटर बढ़ा दी तो इट विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 36, है कि नहीं? तो इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, और दिस फोर्स इज अलोंग द लाइन जॉइनिंग द सेंटर्स ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स, मतलब कि लेट्स से कि 2 ऑब्जेक्ट्स हैं, दोनों सर्कल है ना। अब इन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, ऑब्वियस सी बात है। तो आपने बोला चलो भैया हम सारी बातें मान ले कि भाई इसका मास मान लो m1 है, इसका मास m2 है, तो जो फोर्स विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मासेस। अब इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कौन सी लें भाई? डिस्टेंस हम ये वाली लें कॉर्नर से कॉर्नर तक की, या फिर इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक की लें? कौन सी डिस्टेंस लें? तो हम जो डिस्टेंस लेते हैं वो लेते हैं सेंटर टू सेंटर, मतलब इन दोनों के बीच का जो एग्जैक्टली सेंटर होगा, यानी कि इस सेंटर से लेके इसके कहीं सेंटर तक, वो डिस्टेंस हम लेंगे। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि कॉर्नर से कॉर्नर की ले रहे हैं या फिर इस कॉर्नर से इस कॉर्नर के, बिल्कुल सेंटर से सेंटर। ठीक है, बिल्कुल साफ सुथरा खेल खेलेंगे। अब हम इसका फॉर्मूला डिराइव करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली स्टेटमेंट हमको क्या दे रखी है कि भाई दिस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मासेस। तो लेट्स से कि इसका मास है m1 और इसका मास है m2। ठीक है, तो पहली स्टेटमेंट है f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2। दूसरी स्टेटमेंट क्या है कि f इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, मतलब कि ये जो डिस्टेंस है d इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल कैसे लिखते हैं? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन और 1/d², मतलब जैसे जैसे m1 m2 बढ़ेगा वैसे वैसे फोर्स भी बढ़ेगा,
और जैसे जैसे m1 m2 कम होगा वैसे वैसे फोर्स भी कम होगा। सिमिलरली अगर इस केस में देखो तो जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगी वैसे वैसे फोर्स कम होगा, और जैसे जैसे डिस्टेंस कम होगी वैसे वैसे फोर्स बढ़ेगा। ठीक है, चलो बहुत ही बढ़िया। अब हम क्या करते हैं कि इन दोनों को कंबाइन कर देते हैं, तो हमको मिलता है कि फ्रॉम 1 and 2 हमें क्या मिल जाएगा, F विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 अपॉन डी स्क्वायर। ठीक है, अब जब भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की साइन होती है, तो हमने लास्ट, देखो मैं ज्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा, हमने लास्ट लेक्चर में ये चीज देखी थी कि जब भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की साइन होती है तो उस केस में हम क्या करते हैं, उस केस में हमें कांस्टेंट लगाते हैं। जब f इज इक्वल टू एम ए निकाल रहे थे हम, तब भी हमारे पास में क्या था कि f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम ए, फिर हमने कांस्टेंट लगाया था f इज इक्वल टू के एम ए, और इस k की वैल्यू एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई की थी, हमने नहीं बताई थी, एक्सपेरिमेंट से पता चली थी कि इसकी वैल्यू जो है वो थी 1, तो ये 1 एम ए हो गया था, मतलब f इज इक्वल टू एम ए हो गया था। सिमिलरली इस केस में जो हम कांस्टेंट लगाएंगे दैट विल बी g। ठीक है, हम k भी लगा सकते हैं, g कुछ भी बोल लो, पर हम उसको g बोलते हैं। g क्यों बोलते हैं, बताता हूं क्यों बोलते हैं, g m1 m2 अपॉन डी स्क्वायर, तो ये हो गया उसका फॉर्मूला। पर अब हम इसको g क्यों बोलते हैं, इसको g इसलिए बोलते हैं क्योंकि देखो जैसे यहां पे k की वैल्यू 1 आई थी ना एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई करने पे, वैसे ही यहां पर इस g की वैल्यू जो आई थी वो आई थी 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। मैं लिख देता हूं इसको कि g की जो वैल्यू है वो है 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ठीक है, जैसे यहां पर k की वैल्यू 1 कांस्टेंट थी, वैसे यहां पर एक्सपेरिमेंटली बताया गया कि इस g की वैल्यू आएगी 6.61 इंटू 10 टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। और ये जो g की वैल्यू है दिस इज कांस्टेंट थ्रू आउट द यूनिवर्स, मतलब कि अर्थ के ऊपर भी यही वैल्यू रहेगी। अगर तुम मून पर जाके, जैसे मान लो कि इन दोनों को मैं मून पे लेकर चले जाऊं, तो भी जब मैं फॉर्मूला लगाऊंगा तब उस केस में भी g की वैल्यू यही रहेगी। ठीक है, अगर मैं मून की बजाय मान लो कि सूरज पे चले जाऊं, तो सूरज पे भी जब मैं फॉर्मूला लगाऊंगा तो भी उस केस में भी g की वैल्यू यही रहेगी। मतलब मैं इस g की वैल्यू को पूरे यूनिवर्स में कहीं भी लगाऊं तो ये सेम ही रहेगी, मतलब दिस विल बी कांस्टेंट थ्रू आउट द यूनिवर्स। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई, ये चीज क्लियर है, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार, बहुत ही शानदार। अब आगे बढ़ते हैं, डेरिवेशन हमने देख लिया। अब एक चीज तुम लोगों को यहाँ पर एक फंडा बता देता हूं, एक फंडा बताता हूं कि ये g की यूनिट को हम याद कैसे करें, क्योंकि भैया वैल्यू तो हमको, ठीक है वैल्यू तो तुमको याद करनी पड़ेगी 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11, तो धीरे धीरे प्रैक्टिस करके याद हो जाएगी, पर ये जो यूनिट है ये हमको याद नहीं होती यार, ये बहुत ही खतरनाक लगती है। तो यूनिट को याद करने का सिंपल सा तरीका है, देखो हमको फॉर्मूला पता है, फॉर्मूला क्या था, f इज इक्वल टू g m1 m2 अपॉन डी स्क्वायर। अब क्या करो तुम यहां से g की वैल्यू निकालो, तो g क्या हो जाएगा, g विल बी इक्वल टू, देखो डी स्क्वायर इधर चला जाएगा, तो f इंटू डी स्क्वायर अपॉन ये m1 m2 नीचे आ जाएगा, m1 m2। अब यहां पर सबकी यूनिट्स रख दो, तो g की यूनिट क्या आ जाएगी, अब यहां पर हम सबकी यूनिट्स रखते थे, तो g की यूनिट क्या आ जाएगी, देखो फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन, डी स्क्वायर यानी कि मीटर स्क्वायर हो गया, मतलब डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है मीटर, और मीटर का स्क्वायर हो गया, तो न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन m1 m2 यानी कि केजी इंटू केजी, तो ये क्या हो गया, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर। तो ये यूनिट तुमको यहां से मिल गई, यही चीज यूनिट यहां पे लिखी हुई है। ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, यही चीज यहां पर भी आ गई हमारे पास में। तो यूनिट कभी तुम भूल जाओ तो इसका भी उपयोग कर सकते हो। ठीक है, इसका भी उपयोग कर सकते हो। अब देखते हैं आगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मतलब फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन के बारे में, कि ये जो लॉ है दिस लॉ इज यूनिवर्सल इन द सेंस दैट इज एप्लीकेबल टू ऑल बॉडीज, मतलब कि चाहे छोटी हो या बड़ी हो, ये जो कानून है ये सबको एक ही नजर से देखता है, छोटे बड़े अमीर गरीब सबको। ठीक है, तो ये सेम कानून ग्रेविटेशन का भी है कि भाई ग्रेविटेशन का जो लॉ है वो भी सबको सेम तरीके से देखता है, वेदर दे आर सेलेस्टियल और टेरेस्ट्रियल। सेलेस्टियल बॉडीज वो होती है जिनके ऊपर, जो कि अर्थ के एटमॉस्फेयर से बाहर होती है, मतलब अर्थ के बाहर भी अगर कोई बॉडी तो उस पर भी एप्लीकेबल है, और टेरेस्ट्रियल बॉडी वो होती है जिनके ऊपर हम खड़े हो सकते हैं, मतलब जो सॉलिड सर्फेसेस वाले प्लैनेट्स हो, जैसे कि अर्थ है, अर्थ के ऊपर हम आसानी से खड़े हो सकते हैं, तो अर्थ इज अ टेरेस्ट्रियल प्लैनेट। तो मतलब बेसिकली जो अर्थ हो गया या अर्थ के बाहर जो भी प्लैनेट्स है, कहने का मतलब कुल मिला के यूनिवर्स, मतलब पूरे यूनिवर्स में वैलिड है, चाहे कोई बॉडी सेलेस्टियल हो, टेरेस्ट्रियल हो, छोटी हो, बड़ी हो, प्लायर हो, मून हो, सन हो, अर्थ हो, रिमोट हो, बॉटल हो, कुछ भी हो, सबके लिए जो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है वो यूनिवर्सल है। ठीक है, और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है इनवर्स स्क्वायर रिलेशन, ये डिस्टेंस वाला, कि जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती है कि वैसे वैसे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता जाएगा। किस रेट से कम होगा, जैसे लेट से कि अगर मैंने डिस्टेंस को 6 गुना कर दी तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो 1/36 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, जैसे मैंने बताया ना अभी कि अगर मैंने मान लो डिस्टेंस को 4 मीटर कर दिया तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था वो 1/16 हो जाएगा। ठीक है, मतलब 1/16 हो जाएगा। ठीक है, जैसे मैंने 5 मीटर कर दिया तो 1/25 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस के। ठीक है, तो जैसे अगर मैं डिस्टेंस को 6 गुना, डिस्टेंस को अगर मैं 6d कर देता हूं तो देखो जैसे कि f इज इक्वल टू क्या है, g m1 m2 अपॉन डी स्क्वायर है। अगर मैंने डिस्टेंस को मान लो 6d कर दी तो क्या हो जाएगा, f इज इक्वल टू g m1 m2 अपॉन 6d का स्क्वायर हो जाएगा। तो जब मैं 6d का स्क्वायर करूंगा तो क्या आ जाएगा, f इज इक्वल टू g m1 m2 अपॉन 36d स्क्वायर। तो ये देखो, ये इनिशियली कितना था, इतना था, और फाइनली कितना हो गया, इतना हो गया, तो ये 1/36 टाइम्स हो गया ना। देखो यहां पर देखो एग्जैक्ट, देखो ये जो g m1 m2 अपॉन डी स्क्वायर है ये तो सेम ही है, पर ये 1/36 टाइम्स हो गया है ना। तो ये चीज हमने यहां पर देखी। अब देखते हैं कि भैया ये जो हमने लॉ ऑफ ग्रेविटेशन देखा, इसकी इंपॉर्टेंस क्या, आखिर हम क्यों पढ़ रहे हैं इसको।
तो इंपॉर्टेंस ऑफ लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ये है कि इससे हमको ये 3-4 चीजें इंपॉर्टेंट पता चलती है। ये तुमको एग्जाम में डायरेक्टली आ सकता है, 3 नंबर का क्वेश्चन, जिसमें तुमको 4 पॉइंट ऐसे कैसे उतार के आ जाना है, क्योंकि तुम्हारे एनसीईआरटी के ही लिए हुए पॉइंट्स है। तो मैं तुम्हारी एनसीईआरटी से ही पढ़ा रहा हूं ताकि तुमको एग्जाम में लिखने में भी मदद मिले। ठीक है, क्या है भाई द फोर्स दैट बाइंड्स, मतलब कि हम जो है वो अर्थ से कैसे चिपके हुए हैं, ये कहां से मिल रहा है हमको, ये हमको पता चलता है लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से पता चल रहा है कि हमको किस फोर्स से अर्थ की तरफ अट्रैक्शन आ रहा है। ठीक है, दूसरा कि मून जो है वो अर्थ के आसपास क्यों घूम रहा है, किस फोर्स से घूम रहा है, ये इससे हमको पता चला। तीसरा इंपॉर्टेंस क्या है कि जो अलग अलग प्लैनेट्स वो सन के अराउंड क्यों घूम रहे हैं, तो वो भी हमको इससे पता चला। और चौथा क्या है कि जो टाइड्स आती हैं, ये जो लहरें बनती हैं कि भाई हम बीच पे खड़े हो जाते हैं और बढ़िया बीच पे जो हम इंस्टाग्राम की स्टोरी रिकॉर्ड करते हैं और देखते हैं कि हाँ लहरें आ रही है बहुत ही बढ़िया, और फिर धीरे से पैर पे आते हैं, हाँ बिल्कुल बीच वाली अब सबकी गोवा जाने की इच्छा होगी, मुंबई जाने की इच्छा हो रही होगी। ठीक है, बढ़िया बीच पे खड़े रहते हैं और रेत में से ठंडा ठंडा पानी आता है हमारे पैरों की तरफ, तो वो वेव कहां से आ रही है, कोई पानी के अंदर बैठ के ऐसे ऐसे धक्का तो दे नहीं रहा है पानी को कि जाओ वहां पे बीच पे लोग खड़े हो उनके पास में जाओ, उनके पैरों में जाओ, ऐसा तो हो नहीं रहा होगा। ठीक है, ना कोई वहां पे बैठ के फूंक मार रहा होगा पानी को कि और पानी चले जाए। ठीक है, कहीं ना कहीं से, या फिर मशीन भी नहीं लगी होगी कि कोई मशीन अंदर गोल गोल घूम रही हो तो उसके कारण पानी वेव्स बन रही हो, ऐसा तो होगा नहीं, वाटर पार्क तो जा नहीं रहा, ठीक है बीच पे जा रहे हैं, तो नेचुरली कैसे होता है, दिस इज ड्यू टू ग्रेविटेशन ओनली। तो जो मून का फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन है, मतलब मून और अर्थ के कारण ही होता है, बहुत अलग कंसेप्ट है टाइड वाला, बट ऐसा समझ लो कि मून एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाता है तो उसके कारण पानी जो है वो थोड़ा सा ऐसे ऊपर जाता है फिर वापस नीचे आता है, मतलब बहुत लेम तरीके से समझा रहा हूं पर ऐसा समझ लो कि इसके कारण होता है। ठीक है, अब देखते हैं अगला कंसेप्ट जो कि है फ्री फॉल। फ्री फॉल का मतलब होता है दुनिया जमाने से मुक्त, मतलब हमको किसी से कोई लेना देना नहीं है, हम सबसे मुक्त हो चुके हैं। जैसे कि मान लो कि मैं किसी बिल्डिंग के 3rd फ्लोर पे गया, ठीक है, किसी बिल्डिंग के 3rd फ्लोर पे गया है ना, या लेट से किसी बिल्डिंग की छत पे चले गया, लेट से मैं किसी बिल्डिंग की छत पे हूं, ठीक है, ये बिल्डिंग है और मैं छत पे खड़ा हूं। अगर मैंने यहां से एक बॉल ड्रॉप की, मतलब मैंने एक बॉल ली और उसको ऐसे धक्का नहीं दिया, मैंने बस उसे बॉल पकड़ रखी है नॉर्मली और उसको ऐसे छोड़ दिया, मैंने ऐसे धक्का नहीं दिया उसको बिल्कुल, मैंने ना बॉल पे फोर्स लगाया ना उसको स्पीड दी, मैंने बस ऐसे कि ऐसा है और मैंने ऐसा नहीं किया, ऐसा धक्का नहीं दिया, मैंने बस उसको ऐसा कैसे छोड़ दिया, ऐसा कैसे बस छोड़ दिया, अरे छोड़ दिया। ठीक है, तो उस केस में ये जो बॉल नीचे आ रही है, क्या इसको किसी ने पकड़ रखा है, क्या इस पे किसी ने रस्सी बांध रखी है, नहीं बांध रखी है, तो इस टाइम पे ये बिल्कुल फ्री फॉल में है। फ्री फॉल मतलब कि दुनिया जमाने से मुक्त हो चुकी है, मतलब इस पे ना मैंने कोई फोर्स लगा रहा हूं ना कोई और कोई फोर्स लगा रहा है, इस पे सिर्फ एक ही चीज फोर्स लगा रही है, सिर्फ एक और एक ही चीज फोर्स लगा रही है जो कि है अर्थ। सिर्फ धरती माता का फोर्स लग रहा है इसके ऊपर और किसी चीज का कोई फोर्स नहीं लग रहा। ठीक है, तो ऐसे केस को हम बोलते हैं फ्री फॉल। ठीक है, अब एक चीज समझो, अब ये क्या आया, एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी। देखो अब चीज तुमको बताता हूं, बेसिकली क्या होता है कि जब मैंने किसी भी ऑब्जेक्ट को एक बिल्डिंग से नीचे गिराया, लेट्स से कि मैंने एक बॉल को नीचे ड्रॉप कर दिया, ठीक है, अब एक बॉल जो नीचे आ रही है, तो बेसिकली जो बॉल नीचे आ रही है ना, ये कांस्टेंट वेलोसिटी से नहीं आ रही है, इसकी वेलोसिटी कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रही है, बढ़ती जा रही है। मतलब कि जितना टाइम इसको शुरू के 3 फ्लोर कवर करने में लगा, मतलब थोड़ा सा टाइम लगा, उससे तेज ये अगले 2 फ्लोर कवर करेगी, उससे तेज 1 फ्लोर, मतलब अगले जैसे जैसे नीचे आती है वैसे इसकी स्पीड बढ़ती जाएगी। जैसे हम कार चलाते हैं तो जैसे हम कार पे एक्सीलरेटर पे पेडल डाल, मतलब एक्सीलरेटर पेडल को दबाते हैं, तब अब हमारी कार धीरे धीरे स्पीड बढ़ती है, 0, 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 25 किलोमीटर, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 ऐसे करके कंटिन्यूसली बढ़ती रहती है। सिमिलरली जो बॉल नीचे आ रही है इसकी भी स्पीड कंटिन्यूसली बढ़ती जा रही है, इसकी भी वेलोसिटी कंटिन्यूसली बढ़ती जा रही है। ठीक है, तो इसकी वेलोसिटी बढ़ कैसे रही है, इसकी वेलोसिटी सिर्फ उस केस में बढ़ सकती है जब इसके ऊपर कोई एक्सेलरेशन हो, है कि नहीं। जैसे हम कार, अब जैसे कार है तो कार तो 20 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड पे चल रही है, तो उस पर चलती रहेगी जब तक मैं एक्सीलरेटर पे पैर ना रखूं। तो जैसे ही मैंने एक्सीलरेटर पे पैर रखा वैसे ही उसकी स्पीड बढ़ना चालू होगी, है ना। जब तक मैं कोई एक्सेलरेशन नहीं लगाऊंगा तब तक वेलोसिटी क्यों बढ़ेगी, वेलोसिटी भी आलसी हो बोलेगी भाई तुम एक्सेलरेशन दे ही नहीं रहे हो तो मैं क्यों बढ़ो फालतू में, मुझे तो चुपचाप अपना काम करना है, मैं 20 किलोमीटर पर आ रही हूं, 20 किलोमीटर पर आ रही रहूंगी, और जहां तुमने एक्सेलरेशन दिया वहां पे मैं बढ़ने लग जाऊंगी। ठीक है, तो एक्सेलरेशन जब तक नहीं होगा तब तक वेलोसिटी तो इंक्रीज होना ही नहीं है। तो अगर हम देखें, तुम खुद भी कर सकते हो, जैसे कि अगर मैं इस रिमोट को गिराता हूं तो जितना टाइम इसको इतना आने में लगा उससे कम टाइम इसको इतना आने में लगा, वैसे तुम देख नहीं पाओगे इतनी आसानी से, और उतना ही कम टाइम इतना, मतलब जैसे कि नीचे नीचे आती आई वैसे इसकी वेलोसिटी बढ़ती आ रही, मतलब इस पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी ज्यादा हो गई, फिर और नीचे आने पे इसकी वेलोसिटी और बढ़ गई, फिर और नीचे आने पे और वेलोसिटी और बढ़ गई। जैसे मान लो कि पहले इसकी वेलोसिटी, मान लो लेट्स से एग्जांपल दे रहा हूं कि लेट्स से 2 मीटर पर सेकंड थी, फिर थोड़ी सी नीचे आई तो यहां तक इसकी वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकंड हो गई, फिर धीरे से नीचे आई तो उसकी वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकंड हो गई, फिर 10 मीटर पर सेकंड हो गई, फिर 20 मीटर पर सेकंड, ऐसे करके धीरे धीरे बढ़ती जा रही है इसकी वेलोसिटी। ठीक है, तो वेलोसिटी क्यों बढ़ रही है, ऑब्वियस सी बात है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो एक्सेलरेशन हो रहा होगा। तो इस एक्सेलरेशन को हम बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। मतलब जब भी कोई ऑब्जेक्ट फ्री फॉल में होती है, मतलब इसके ऊपर कोई और कुछ भी फोर्स लगा रहा है, सिर्फ और सिर्फ ओनली अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी ये गिर रही है, कोई भी ऑब्जेक्ट गिर रहा है, तो उस केस में जो एक्सेलरेशन एक्ट करता है उसको बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और ऑब्वियस सी बात है भाई, एक्सेलरेशन एक्ट करेगा ही करेगा। क्यों एक्ट करेगा, क्योंकि देयर इज अ फोर्स। भाई जब भी जहां भी कहीं फोर्स लग रहा है वहां पर एक्सेलरेशन तो होगा ही होगा। ठीक है, फोर्स क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन।
भाई अगर एक्सेलरेशन 0 है तो फोर्स भी 0 हो जाएगा ना। और ऑब्वियसली बात है कि यहां पर भाई ग्रेविटेशन का फोर्स, मतलब धरती माता तो फोर्स लगा ही रही है कंटिन्यूअसली, जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन है। तो अगर वो फोर्स लगा रही है तो ऑब्वियसली बात है कि फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। तो अगर फोर्स है तो कोई ना कोई एक्सेलरेशन भी होगा, ठीक है, कोई ना कोई एक्सेलरेशन भी होगा। तो यहां पर भी वो एक्सेलरेशन लग रहा है, ठीक है। तो इस एक्सेलरेशन को हम बोलते हैं एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी और इसको रिप्रेजेंट करते हैं जी से, ठीक है। अब देखो, अब हमको देखना है कि एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी होता कितना है, ठीक है, होता कितना है, ठीक है। चलो तो भाई देखो, एक बहुत सिंपल सी चीज हमको पता है कि फोर्स क्या होता है, F इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन डी स्क्वायर। अब जो एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी है ये चीज देखो, अच्छा एक चीज बताता हूं कि ग्रेविटेशन और ग्रेविटी में क्या डिफरेंस है। देखो ग्रेविटेशन जो होता है इट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू ऑब्जेक्ट्स इन द यूनिवर्स, और ग्रेविटी उसी का एक पार्ट है। हमने एक स्पेशल केस बना दिया ग्रेविटी को, जिसके अंदर जो एक ऑब्जेक्ट, जैसे किन्हीं भी दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है तो उसको हम क्या बोलते हैं, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, ठीक है। अगर इन दोनों ऑब्जेक्ट में से कोई एक ऑब्जेक्ट एक प्लैनेट है, जैसे कि मैं अर्थ और मेरी बात करूं, जैसे कि देखो अगर मैं मेरी और इस बॉटल की बात करूं तो मैं फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बोलूंगा। अगर मैं इस प्लायर और इस रिमोट की बात करूं तो भी मैं फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बोलूंगा। पर अगर मैं मेरे और अर्थ की बात कर रहा हूं तो उस केस में फोर्स ऑफ ग्रेविटी बोल सकता हूं। तो जहां मैंने ग्रेविटी वर्ड का उपयोग किया, मतलब कि कोई एक ऑब्जेक्ट तो पक्का कोई प्लैनेट है, इस केस में अर्थ, ठीक है, ठीक है। तो मैं ग्रेविटेशन भी बोल सकता हूं कि अर्थ और मेरे में फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन है, बट हम और अच्छे से उसको समझाने के लिए फोर्स ऑफ ग्रेविटी बोल देते हैं, ताकि सब लोग आसानी से समझ जाए कि भैया ये जो है ये कोई ना कोई प्लैनेट की बात कर रहे हैं। इस बार हम अर्थ की बात करें, ठीक है। तो देखो जब भी हम प्लैनेट की बात करते हैं तो यहां पर लेट से कि अभी देखो एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी की जब मैं बात कर रहा हूं तो क्या हो रहा है बेसिकली, लेट से कि चलो अर्थ बना लेते हैं हम, ठीक है। तो ये हमारा अर्थ बन गया है, ठीक है, और यहां पर ये अर्थ का सेंटर है और यहां पर मैं खड़ा हूं, यहां पर मैं खड़ा हूं, ठीक है। अब मेरे ऊपर यहां से एक फोर्स लग रहा है, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, ठीक है, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहां पे लग रहा है मेरे ऊपर, ये फोर्स, ठीक है, इतना फोर्स लग रहा है। अब देखो ये फोर्स होगा वो किसके बराबर होगा, ये इसके बराबर जी m1 m2 अपॉन डी स्क्वायर। तो लेट से कि मेरा जो मास है उसको मैं m मान लेता हूं, छोटा m, और इस अर्थ के मास को मैं कैपिटल M मान लेता हूं। और ये जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस बिटवीन द टू, मतलब कि जैसे इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है, तो बेसिकली मैं मेरी डिस्टेंस कहां से देखूंगा, सरफेस से नहीं देखूंगा, मैं सेंटर से देखूंगा। अभी हमने देखा ना कि दिस फोर्स इज अलोंग द लाइन जोनिंग द सेंटर्स ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स, मतलब कि जो हमको फोर्स लग रहा है ना अट्रैक्शन का, ये अर्थ के सरफेस से नहीं लग रहा कि हाँ जमीन से फोर्स लग गया कि यहीं कहीं लग रहा है। ये अर्थ जो है हमको अपने सेंटर की तरफ खींचने की कोशिश कर रहा है, ये अर्थ के सेंटर की तरफ खींचने की कोशिश कर रहा है हमको, ठीक है। तो ये जो फोर्स है ये सेंटर से लग रहा है, तो सेंटर से लेके यहां तक की डिस्टेंस कितनी हो गई, ऑब्वियसली बात है रेडियस ऑफ अर्थ हो गई, है ना। सेंटर से लेके मुझ तक की जो डिस्टेंस है वो रेडियस ही हो गई अर्थ की, है ना। ये डिस्टेंस कितनी होगी, रेडियस के बराबर। देखो सर्कल की तरह देख रहे हो इसको, या स्फीयर की तरह देख रहे हो, तो ये जो डिस्टेंस है ये रेडियस नहीं होगी, है ना, रेडियस हो गई है। तो लेट्स से कि जो अर्थ की रेडियस है वो है r। तो अब इस केस में फॉर्मूला क्या बन जाएगा, F विल बी इक्वल्स टू जी m अपॉन r स्क्वायर, है ना, जी कैपिटल M स्मॉल अपॉन r स्क्वायर, ठीक है। ये चीज हमने देख ली, अब बहुत बढ़िया। अब अगर हम ध्यान से देखें तो हमको ये चीज रियलाइज होगी कि ये जो फोर्स, अगर मैं इस फोर्स को ऐसे देखूं, इस फोर्स को मैं ऐसे देखूं कि भाई लेट से कि जो फोर्स है वो मास इनटू एक्सेलरेशन वाले फार्मूला से देखूं, तो क्या हो जाएगा कि देखो अभी मैं सिर्फ मेरे ऊपर लगने वाले फोर्स की बात करूं, तो मेरे ऊपर जो फोर्स लग रहा है वो कितना होगा, मेरा मास इनटू मुझे जो एक्सेलरेशन फेस करने को मिल रहा है वो, है ना। भाई मैं अगर किसी वुडन ब्लॉक को धक्का दे रहा हूं तो मैं उस वुडन ब्लॉक पे कितना फोर्स लगा रहा हूं, ये मैं उस वुडन ब्लॉक के मास पर डिपेंड करता है, मुझ पर डिपेंड नहीं करता मेरे मास पर, ठीक है। अभी सिर्फ इतना समझो कि मैं सिर्फ वुडन ब्लॉक के ऊपर, जैसे लेट से कि एक वुडन ब्लॉक है ना, और मैं इसके ऊपर फोर्स लगा रहा हूं, ठीक है। तो मैं इसके ऊपर कितना फोर्स लगा रहा हूं, तो मैं वो कैसे चेक करूंगा, इस वुडन ब्लॉक के मास और इस वुडन ब्लॉक के एक्सेलरेशन से चेक करूंगा। मैं मेरे मास और मेरे एक्सेलरेशन से चेक नहीं करूंगा इसको, ठीक है। मैं सिर्फ वुडन ब्लॉक के मास और वुडन ब्लॉक के एक्सेलरेशन से चेक करूंगा, ठीक है। चलो तो इस केस में भी मेरे ऊपर फोर्स लग रहा है, तो जिस चीज के ऊपर फोर्स लग रहा है उसका मास और एक्सेलरेशन लेते हैं। तो लेट से कि अब मेरा मास तो यहां पर m है, ठीक है, और लेट से कि मेरे ऊपर लगने वाला एक्सेलरेशन a है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, g m अपन, अच्छा हाँ, मेरे ऊपर लगने वाला एक्सेलरेशन को मैं g भी बोल सकता हूं, मतलब ऑब्वियसली बात है मेरे ऊपर जो एक्सेलरेशन लग रहा है वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, सिर्फ a की एक्सेलरेशन लग रहा है ग्रेविटी के कारण, तो वो जो एक्सेलरेशन है उसको मैं g बोल देता हूं a की बजाय, है ना, क्योंकि a तो नॉर्मल एक्सेलरेशन हो गया और स्पेशल केस वाला एक्सेलरेशन है, मतलब जो अर्थ की तरफ लग रहा है, तो इसको मैंने g नाम दे दिया और कुछ भी नहीं, मैंने बस a को g लिख दिया और कुछ भी नहीं किया, बिल्कुल दिमाग मत लगाना, बिल्कुल घबराना, ठीक है। तो अब ये जो a था ये g बन गया। अब देखो क्या होगा कि m से m कैंसिल कर दिया, तो g की वैल्यू क्या आ गई, जी m अपॉन r स्क्वायर। तो ये जो g है यानी कि एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी है, इसका जो फॉर्मूला होता है वो है जी m अपॉन r स्क्वायर। इसका मतलब अगर तुम ध्यान से देखोगे तो ये जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है इसमें कहीं भी कोई भी ऑब्जेक्ट के मास का टर्म नहीं आ रहा है, मतलब कि ये एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी सबके लिए सेम है,
मतलब कि मेरा मास भले जो भी मेरा मास हो या फिर इस रिमोट का मास हो, कुछ भी हो, सबके लिए एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी सेम है। ये एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी किस चीज पे डिपेंड कर रहा है? एक तो कैपिटल जी पे कर रहा है, जो कि अगेन कांस्टेंट है थ्रू आउट द यूनिवर्स। एक मास और रेडियस ऑफ प्लेनेट पे डिपेंड कर रहा है कि भाई जिस प्लेनेट पे हम खड़े हैं उसका मास और उसका रेडियस कितना है। ठीक है, अगर किसी प्लेनेट का मास और रेडियस ज्यादा है तो उसका जी भी ज्यादा होगा। ठीक है, और किसी का मास और रेडियस कम है तो उसका जी भी कम होगा। ठीक है, जैसे अब अगर मैं मून पे जाता हूं तो मून पे जाने के बाद क्या होगा कि मून का मास और मून की रेडियस दोनों अर्थ से कम है, तो मून के ऊपर जो एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी लगेगा वो कम लगेगा। और यही रीजन है कि हम मून पे इतनी तेजी से अट्रैक्ट नहीं होते, मतलब हम प्रॉपरली खड़े नहीं रह पाते। यहां पर तो जी बहुत ज्यादा है तो हम प्रॉपरली खड़े हो सकते हैं। मून के ऊपर जी की वैल्यू कम होती है, मतलब हमको नीचे कम एक्सेलरेशन से पुल किया जा रहा है, तो हम वहां पर थोड़ा ऐसे उड़ सकते हैं, ऐसे उड़ते उड़ते चल पाते हैं। वैसे तो हमने मूवीज में देखा है ऐसा जनरली, असली में तो तुम में से आई गेस कोई भी नहीं गया होगा। ठीक है, मैं गया था भी परसों। ठीक है, थोड़ा सामान लेना राशन का, पर अभी वापस आ गया। ठीक है, चलो बहुत सही। तो इतना समझ में आया, बहुत ही बढ़िया। तो जी की जो वैल्यू होती है वो ये होती है। ठीक है, अब इसका डेफिनेशन देख लो। Whenever an object falls towards the earth, an acceleration is involved. This acceleration is due to the earth's gravitational force. Therefore, this acceleration is called acceleration due to gravitational force of the earth, या फिर acceleration due to gravity. It is denoted by small g. ये तुम्हारी एनसीईआरटी की डेफिनेशन है एग्जैक्टली। ये तुम्हारी एनसीईआरटी से उठाई हुई डेफिनेशन है। मैंने एनसीईआरटी की डेफिनेशन इसलिए ली ताकि ऐसा ना हो कि मैं वर्ड टू वर्ड लिखने के चक्कर में कुछ ऐसा मिस करता हूं जो कि एनसीईआरटी में दिया हो, तो मैंने इसलिए डायरेक्टली एनसीईआरटी से ले लिया। मैं कोई रिस्क नहीं लेता हूं इस मामले में। ठीक है, अब देखो कि ऑब्वियस बात है कि हमको ये अर्थ का मास और अर्थ की रेडियस तो पता है और जी की वैल्यू पता है, तो हम अर्थ के ऊपर इस जी की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ऑन अर्थ जी की वैल्यू ऑन अर्थ इज 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देखो ऑब्वियस सी बात है कि इसकी यूनिट क्या होगी? इसकी यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही होगी, है ना। बिल्कुल दिमाग में लगाओ। तुम सोचोगे अरे भैया इतना सारा लिख दिया यहाँ पर तो, और ये सब क्या लिखा हुआ है? अगर तुम यहाँ पर भी यूनिट डालो ना सबकी, जी की यूनिट डालो, मास की यूनिट डालो, रेडियस स्क्वायर की यूनिट डालो, तो भी तुम्हारे पास में एट द एंड मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही आएगा। और अगर तुम वैसे भी देखो लॉजिकली भी, तो ये जी क्या है? दिस इज एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन की तो यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही होती है, तो इसकी यूनिट भी होगी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यानी कि अर्थ पर होने वाले किसी भी ऑब्जेक्ट, मतलब मैं यहां पर खड़ा हूं तो मेरे ऊपर भी, इस बॉटल के ऊपर भी, इस रिमोट के, इस प्लायर के ऊपर भी, इस रिमोट के ऊपर भी, सबके ऊपर जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लग रहा है इट इज कांस्टेंट, इट इज 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। वहीं पे अगर मैं किसी और प्लैनेट पे जाके देखूं तो उसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी। ठीक है, चलो बहुत ही बढ़िया। वैल्यू ऑफ जी ऑन अर्थ थियरी, देखो कैसे पता चला हमको? मास ऑफ अर्थ और रेडियस ऑफ अर्थ हमको पता है, ये एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई किया हुआ है, तो इसकी वैल्यू हम उस फॉर्मूला में रख सकते हैं। इस फॉर्मूला में रख सकते हो मास ऑफ अर्थ, रेडियस ऑफ अर्थ और जी की वैल्यू तुमको पता ही है। ये तीनों जब तुम रख दोगे तो तुम्हारे पास में जी की वैल्यू ये आएगी, छोटे जी की। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। तो ये चीज हमने देख ली थी। अच्छा, ग्रेविटी ऑफ मून देख लो। ग्रेविटी ऑफ मून, तो हमको मून के ऊपर अगर जी की वैल्यू निकालनी है तो मून का मास भी हमको पता है, एक्सपेरिमेंटली हमने निकाल रखा है कुछ साइंटिस्ट ने, और रेडियस भी हमको पता है। तो जब ये दोनों वैल्यूज हम रख देंगे तो हमारे पास में आएगा कि मून के ऊपर जो जी की वैल्यू इट इज 1.62 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो अर्थ के ऊपर कितनी है? अर्थ के ऊपर है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो तुम मून के ऊपर देख सकते हो कि काफी कम है, मतलब करीब करीब 1/6 है। ठीक है, चलो अब देखते हैं कि भैया वेट क्या होता है। अब यहां पर तुम्हारा जो पूरा बचपन है उसको मैं झुठलाने वाला हूं। ठीक है, हमने बचपन से लेकर आज तक देखा है कि जो वेट होता है हमारा, वो जो हम वेइंग मशीन के ऊपर खड़े होते हैं और देखते हैं कि भैया जब डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर देखते हैं कि भैया तुम्हारा वजन क्या है, और देखते हैं कि अच्छा 70 किलो वजन है तुम्हारा। तो जो आज तक हमको बचपन से लेकर अभी तक बताया गया कि ये वजन होता है, वो एक्चुअली वजन नहीं होता है। ठीक है, दैट इज नॉट एक्चुअली मास, दैट इज एक्चुअली, देखो अभी तक हमको जो वेट बताया जा रहा था, हमको बोल रहे थे कि 70 किलो वजन है तेरा, तो एक्चुअली उसकी यूनिट किलो नहीं होती है। वेट इज नॉट एग्जैक्टली मास। मास अलग चीज है, वेट अलग चीज है। अब तुम्हारे सामने खुलासा होने वाला है कि भैया एक्चुअली वेट क्या होता है। वेट इज नथिंग बट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ अर्थ ऑन एन ऑब्जेक्ट, बस। तो मेरा जो वेट है, लेट्स से मैं वेइंग मशीन के ऊपर खड़ा हुआ और मेरा वेट कहीं आया 70 या फिर 80, ठीक है, लेट से 80 आया, तो पहली बात तो वो 80 केजी नहीं होता है, वो तो हम अपनी सहूलियत के लिए 80 केजी बोल देते हैं। एक्चुअली इट इज 80 न्यूटन। मतलब कि जो वेट है ना मेरा, जो वेइंग मशीन के ऊपर आया, वो एक्चुअली मेरा मास नहीं है, वो क्या है? इट इज द फोर्स विद विच अर्थ इज पुलिंग मी टुवर्ड्स इटसेल्फ। तो अगर तुम्हारा वजन कभी ज्यादा हो तो तुम ना घबराना मत। तुम ये मत बोलना कि मेरा वजन ज्यादा है तो तुमको ऐसा लगेगा मेरा वजन ज्यादा क्यों है। तुम बोल देना कि बेटा मेरा वजन ज्यादा इसलिए क्योंकि धरती माता मुझसे ज्यादा प्यार करती है, इसलिए मुझे ज्यादा फोर्स अपनी तरफ खींच रही है। ठीक है, तेरा वजन कम इसलिए क्योंकि धरती माता तुझसे कम प्यार करती है। ठीक है, तो कभी तुमको कोई ऐसा चिढ़ाए तो तुम ऐसा बोल सकते हो। ठीक है, वरना तो ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, तो बेसिकली वेट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ द अर्थ ऑन एनी ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो वेट को हम W से रिप्रेजेंट करते हैं। तो वेट क्या है? वेट इज द फोर्स, मतलब फोर्स क्या था हमारे पास में? यही mg। फोर्स क्या होता है भाई? mg होता है ना।
भाई Gm1 m2 r स्क्वायर वाला तो ठीक है, वो वही चीज होगी मतलब फोर्स, और हमको दूसरा फॉर्मूला पता है कि फोर्स इज इक्वल्स टू मास m इंटू जी। तो इतना सारा फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है हमको, ठीक है। अगर मुझे मेरे और अर्थ के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन देखना है तो या तो मैं वो फॉर्मूला लगा दूं कि F इज इक्वल्स टू Gm1 m2 अपॉन r स्क्वायर, जिसमें मैं मेरा मास लिखूं, फिर अर्थ का मास लिखूं, फिर अर्थ की रेडियस लिखूं, फिर G की वैल्यू लिखूं। इतना दिमाग लगाना ही नहीं हमको। हमको जो पता है कि हमारे ऊपर एक ही फोर्स एक्ट कर रहा है सबके ऊपर, अर्थ पे रहने वाला, मतलब एक टाइप का mg फोर्स एक्ट कर रहा है, ठीक है। तो मैं डायरेक्टली मेरा मास और G तो कांस्टेंट है ही अर्थ के ऊपर, मतलब G की वैल्यू तो वही रहेगी अर्थ पे, है ना। तो ये लगा सकता हूं। तो सिंपल सादा फॉर्मूला लगाओ ना, ज्यादा दिमाग लगाने की क्या जरूरत है। दोनों में देखो फॉर्मूला तो दोनों ही सेम, आंसर दोनों से सेम आएगा। Gm m अपॉन r स्क्वायर भी लगाओगे तो भी वही आएगा। पर भाई इतनी सारी वैल्यू क्यों रखना जब हमको पता ही है कि Gm अपॉन r स्क्वायर की वैल्यू G ही होने वाली है। तो एट द एंड तो mg ही बन जाएगा, ठीक है। तो mg रखो, ठीक है। तो ये चीज समझो कि भाई जो मास है, मास हमारा होता है वो वेट के बराबर नहीं है। तो बेसिकली जो हम kg बोलते हैं ना, दैट kg इज यूनिट ऑफ मास, ठीक है। तो ये kg जो है यूनिट ऑफ मास है, और वेट की यूनिट न्यूटन होती है, वेट की यूनिट न्यूटन होती है, ठीक है। चलो बहुत ही बढ़िया। अब अगर हम देखो मून की बात करें तो ऑब्वियस बात है, देखो अब समझ में आया कि लोग बचपन में जो हम बोलते थे कि मून के ऊपर वजन कम हो जाता है लोगों का, तो मून के ऊपर जाके वजन कम क्यों होता है? ऐसा थोड़ा होता है कि वहां पे जाके वेइंग मशीन खराब हो जाती है। वहां पे वजन इसलिए कम हो जाता है क्योंकि देखो वेट क्या हो रहा है, वेट इज व्हाट mg। अब देखो अर्थ के ऊपर G की वैल्यू ज्यादा है तो ऑब्वियस सी बात है कि वेट भी ज्यादा रहेगा। देखो मास जो होता है इट इज कांस्टेंट थ्रू आउट। मास बेसिकली इज द मैटर कंटेंट ऑफ माय बॉडी। तो मेरी बॉडी के अंदर जो मेरा दिल है, मेरा ब्रेन है, मेरी इंटेस्टाइन है, मेरा पेट है, मेरा हाथ है, जो मेरे अंदर खून दौड़ रहा है, उन सबका जो मैटर कंटेंट है वो तो सेम रहेगा। ऐसा तो होगा नहीं कि मैं अगर चांद पे चले जाऊंगा तो मेरा लिवर छोटा हो जाएगा, या फिर दिल की साइज बढ़ जाएगी, या फिर दिमाग बढ़ जाएगा। ये सब साइजेस तो उतनी ही रहेगी, मेरे अंदर जो कंटेंट है बॉडी के अंदर वो तो उतना ही रहेगा, ठीक है। तो मास तो कांस्टेंट है, भले मैं कहीं भी चले जाऊं, मैं यहां रहूं या फिर मैं यूनिवर्स में रहूं या फिर मैं स्पेस में रहूं या फिर मैं अर्थ में रहूं, मून पे कहीं भी रहूं, मेरा मास सेम है। पर जो मेरा वेट है, जो मेरा वजन है, जो कि मैं एक्चुअली कैलकुलेट कर सकता हूं, वो चेंज हो जाएगा। क्यों चेंज हो जाएगा? क्योंकि देखो वजन क्या होता है, मास इंटू एक्सीलरेशन टू ग्रेविटी यानी कि mg। तो अगर देखो अर्थ के ऊपर G की वैल्यू ज्यादा होती है इसलिए वेट भी ज्यादा होता है। पर अगर मैं मून पे जाता हूं तो मून पे अभी मैंने देखा कि G की वैल्यू कम होती है। देखो मैंने यहां पे देखा ना, G की वैल्यू कम होती है। क्यों कम होती है? क्योंकि मून का मास और मून का जो रेडियस है वो दोनों अर्थ के रेडियस और अर्थ के मास से कम है। तो मून के ऊपर जाके G की वैल्यू कम हो जाती है, तो ऑब्वियसली बात है कि जो वेट है वो भी कम हो जाएगा। तो अगर मैं अप्रोक्सीमेटली देखूं तो वेट ऑन मून इज 1/6 टाइम दैट ऑफ वेट ऑन अर्थ। यानी कि अगर यहां पे किसी का मास 60 न्यूटन है, सॉरी किसी का वेट, अब न्यूटन में बात करेंगे हम, केजी में बात नहीं करेंगे, ठीक है। केजी तो मास होता है। अगर यहां पे किसी का वजन 60 न्यूटन है या किसी का वेट 60 न्यूटन है, 60 न्यूटन है, तो मून पे जाने के बाद जब वो चांद पे चले जाएगा और वहां पर जब वो देखेगा कि मेरा वजन क्या आ रहा है, तो वहां पे उसका वजन आएगा 10 न्यूटन। क्यों? क्योंकि मून के ऊपर जो मास है इट विल बी 1/6 ऑफ दिस, तो 1/6 into 60 यानी कि 10 न्यूटन, ठीक है। और अर्थ के ऊपर जो मास है, जैसे कि मान लो कोई मून पे एलियन बैठा हुआ है, मून पे देखा किसी ने, कह रहा है मेरा वजन तो 50 न्यूटन है, तो जब वो अर्थ पे आएगा ना तो उसका वजन 300 न्यूटन हो जाएगा, क्योंकि अर्थ पे किसी भी चीज का वजन 6 गुना होता है एज कंपेयर टू मून, ठीक है। चलो बहुत ही बढ़िया। तो यही फ्री फॉल का डेफिनेशन है कि अर्थ अट्रैक्ट्स ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स इट ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स व्हेन एन ऑब्जेक्ट फॉल्स ड्यू टू अट्रैक्शन ऑफ अर्थ ओनली अंडर ग्रेविटी, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटी के कारण कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है तो उसको हम बोलते हैं फ्री फॉल, ठीक है। बहुत ही बढ़िया। और ग्रेविटी जो मैंने तुमको बताया, ग्रेविटी टर्म क्या है? ग्रेविटी इज द फोर्स विद व्हिच अर्थ अट्रैक्ट्स अ बॉडी टुवर्ड्स इट्स सेंटर, ठीक है। तो वही ग्रेविटेशन सेम ही चीज है, बट ग्रेविटी एक स्पेशल केस है जहां पर एक ऑब्जेक्ट को हम प्लैनेट बोल देते हैं, ठीक है। कोई भी एक ऑब्जेक्ट प्लैनेट है। चलो बहुत सही। अब आते हैं इस चैप्टर के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट के ऊपर, जो कि है इक्वेशंस ऑफ मोशन और न्यूमेरिकल्स, यानी कि जो एक्चुअल हमको कैलकुलेट करने वाला पार्ट है इस चैप्टर के अंदर, वो बहुत मजेदार है, ठीक है। अब देखो एक चीज बता दूं कि यार ये थोड़ी सी डिटेल वाली चीज है, तो ये वन शॉट में ज्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा, मतलब जितना नेसेसरी सब कुछ बताऊंगा। बट अगर तुमको कहीं पे समझ में नहीं आता है तो तुम डिटेल में, मैं बाद में भी जब हम थोड़ा टाइम बाद एक सेशन करेंगे जिसमें हम सिर्फ न्यूमेरिकल देख रहे होंगे, या फिर अगर तुमको विक्ट्री बैच का पता है तो विक्ट्री बैच बेसिकली उसके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी। विक्ट्री बैच के अंदर मैंने सारे लेक्चर्स को बहुत डिस्क्रिप्टिवली पढ़ा है, जैसे मैं वन शॉट में करा रहा हूं ना, वैसे मैंने वहां पर 4-5 लेक्चर्स में पढ़ा है ग्रेविटेशन को, मतलब टोटल ग्रेविटेशन के 5 लेक्चर्स है, जिसमें मैंने तुम्हारी एनसीईआरटी का एक एक क्वेश्चन कवर करवाया है, एनसीईआरटी की एक एक लाइन कवर करवाई है बिल्कुल डिटेल में 5 लेक्चर्स में, मतलब कुछ 50 मिनट का एक लेक्चर है और 5 लेक्चर्स मतलब कुछ 2.5-3 घंटे में पूरा ग्रेविटेशन इतने डिटेल में कवर करवाया, जिसके अलावा तुमको और किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। वैसे अगर तुमको ऑन शॉट समझ आता तो वेल एंड गुड। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हें और डिस्क्रिप्टिव तरीके से पढ़ने में ज्यादा मजा आएगा तो तुम विक्ट्री बैच ज्वाइन कर सकते हो, तुमको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, और यहाँ पर साइड में देखो डिस्क्रिप्शन में तुमको नंबर भी मिल जाएगा कि उस नंबर पे कॉल करके तुम डिटेल्स पता कर सकते हो। तो तुम फोन लगाना उस नंबर पे और पूछ लेना कि हमको ये कोर्स लेना है, मतलब विक्ट्री बैच में हमको एनरोल करना है, विक्ट्री बैच नाम है उसका, तो तुमको सब बता देंगे कि कैसे करना है, ठीक है। और बाकी अगर तुम ज्यादा थोड़ा बहुत तुमको आइडिया है ऑनलाइन का तो तुम डिस्क्रिप्शन में डायरेक्टली लिंक पे क्लिक करके भी एनरोल कर सकते हो। चलो भैया इक्वेशन ऑफ मोशन देख लेते हैं, क्या क्या इक्वेशन ऑफ मोशन है। तो पहली इक्वेशन ऑफ मोशन है हमारे पास में v इज इक्वल टू u प्लस at। दूसरी इक्वेशन ऑफ मोशन होती है हमारे पास में s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ
ए टी स्क्वायर। तीसरी इक्वेशन ऑफ मोशन हमारे पास में वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। ये 3 इक्वेशन ऑफ मोशन होते हैं हमारे पास में। अब इन 3 इक्वेशन ऑफ मोशन से ही हम पूरा ग्रेविटेशन चैप्टर के न्यूमेरिकल्स करने वाले। बेसिकली इस चैप्टर के अंदर न्यूमेरिकल्स किस टाइप के भैया ये तो बताओ। अरे कुछ भी नहीं है इसमें बस इस टाइप के कि मैंने अगर मान लो कि इस रिमोट को ऊपर फेंका तो ये कितनी देर में टॉप हाइट पे पहुंचेगा और कितनी देर में नीचे आएगा, या फिर अगर मैंने इसको ऊपर से नीचे फेंका तो नीचे आते आते इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, कितना समय लगेगा। यानी कि मान लो कि मैं 10 मीटर या फिर मान लो 50 मीटर ऊंची बिल्डिंग से एक बॉल फेंक रहा हूं जिसका मास कुछ कुछ है, तो नीचे तक आने में उसको कितना टाइम लगेगा, हमको बस ये बताना है। ठीक है, हमको बस यही करना है। या फिर लेट्स से कि मैंने किसी बॉल को ऊपर तक थ्रो किया और वो ऊपर 20 मीटर तक गई, तो बताओ कि मैंने कितनी वेलोसिटी से उसको थ्रो किया होगा। तो वही वेलोसिटी, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, वही सारा खेल है इसके अंदर भी। ठीक है, तो इन 3 इक्वेशन ऑफ मोशन से हमारा पूरा जो ये जो है ये समझ में आ जाएगा हमको। ठीक है, तो बेसिकली इस कंसेप्ट का नाम है मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स अंडर द ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस ऑफ अर्थ। देखो अब इसके अंदर सब कुछ सिंपल है, सब सिंपल है, बस इसके अंदर थोड़ी सी लैंग्वेज तुमको समझनी है, वो समझाने वाला हूं मैं तुमको अगले 5 से 10 मिनटों में। ठीक है, तो अगर तुम्हें समझ गया तो तुम्हारे न्यूमेरिकल सारे सॉल्व हो जाएंगे। बेसिकली तुमको लगाने ये 3 फॉर्मूला ही है, पर तुमको इस चैप्टर के अंदर जो क्वेश्चन है उसमें डायरेक्टली नहीं देके रखा होगा कि भैया ये ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी इतनी है, इसकी फाइनल वेलोसिटी इतनी है, इसका एक्सेलरेशन इतना है, इसका टाइम कितना लगेगा बताओ। इसमें कुछ चीजें हिडन रहेंगी जो तुमको बाय डिफॉल्ट पता होनी चाहिए। मतलब ऐसा मान लिया जाएगा कि तुमने ये लाइन पढ़ ली, मतलब तुमको समझ में आ गया कि इनिशियल वेलोसिटी क्या है, फाइनल वेलोसिटी क्या है। ठीक है, तो ये चीजें तुमको डायरेक्टली नहीं बताई जाएगी, तुमको ये पता करनी पड़ेगी, तुमको ये रीड करके समझना पड़ेगा कि भाई कौन सी चीज क्या है। ठीक है, तो अब मैं तुमको वही चीजें बताने वाला हूं। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, हम 2 केसेस डिवाइड कर लेते हैं। 2 केसेस अलग अलग टाइप के जो क्वेश्चन आते हैं, मैं सिर्फ क्वेश्चन सेंटर बताऊंगा तुमको। 2 केसेस कौन कौन से केसेस होते हैं। एक, जब हम किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर से ड्रॉप कर रहे हैं, किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर से हम ड्रॉप कर रहे हैं, मतलब मैंने ऊपर से किसी ऑब्जेक्ट को छोड़ दिया, वो एक अलग टाइप का न्यूमेरिकल हो गया। और दूसरा होता है एक टाइप का न्यूमेरिकल जिसमें हम किसी ऑब्जेक्ट को नीचे से ऊपर थ्रो करते हैं, मतलब मैंने नीचे से ऊपर थ्रो किया, मैंने इस रिमोट को ऐसे थ्रो किया। ठीक है, एक केस हो गया जिसमें मैंने छोड़ा, और एक दूसरे टाइप का न्यूमेरिकल होगा जिसमें हम किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंकते हैं और तब हमको सारी चीजें निकालनी। तो पहले हम ड्रॉप वाला देखते हैं। ठीक है, पहले हम ड्रॉप वाला देखते हैं। तो जब भी मैं किसी ऑब्जेक्ट को ड्रॉप करता हूं तो कौन कौन सी चीजें बाय डिफॉल्ट हमको याद होनी चाहिए, वो मैं तुमको बताने वाला हूं। सबसे पहली चीज हमको बाय डिफॉल्ट याद होनी चाहिए कि हमको दे के नहीं रखा गया है। ठीक है, हमको कोई बोलेगा नहीं कि भैया इसकी इनिशियल वेलोसिटी इतनी है, बिल्कुल तुमको चम्मच में लाके नहीं देंगे। तुमको समझना पड़ेगा कि किसी ऑब्जेक्ट को ड्रॉप किया या फिर लीव किया या फिर छूट गया, मतलब बिना हमने ऊपर से कोई एक्स्ट्रा वेलोसिटी दिया, हमने कभी किसी ऑब्जेक्ट को ड्रॉप किया, फ्री फॉल, इस टाइप के जो टर्म्स होते हैं, फ्री फॉल हो गया, ड्रॉप, ये सारे टर्म्स होते हैं। तो उस केस में कौन कौन सी चीज क्या होगी वो भी हम देखते हैं। तो हमेशा जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को ड्रॉप करेंगे तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी। क्यों 0 होगी? क्योंकि भैया क्या मैंने इसको कोई वेलोसिटी दी? मैं तो इसको चुपचाप 0 पे छोड़ा है ना, मैंने तो इसको ऐसे ही छोड़ा जैसा था। मैंने क्या इसको ऊपर से नीचे धक्का दिया? नहीं दिया। तो मैंने इसके ऊपर कोई इनिशियल वेलोसिटी लगाई क्या? नहीं लगाई। तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी होगी 0। ठीक है, ये हमको समझ आ गया। दूसरी चीज, इसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा, मतलब मैं इन टर्म्स में बता रहा हूं, इनके टर्म्स में बता रहा हूं। देखो बेसिकली हमारे पास में 5 टर्म्स है, V A S T U। इनसे हमारी इक्वेशन, मैं इसको वास्तु बोलता हूं। वास्तु मतलब 5 टर्म्स है हमारे पास में, फाइनल वेलोसिटी है ना, इनिशियल एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट, टाइम और इनिशियल वेलोसिटी। हमको इन 5 चीजों ही, या तो इन 5 चीजों में से हमको कुछ दे रखी होगी या फिर कुछ निकालनी होगी, बस वही काम करना है हमको, इसके अलावा कोई काम नहीं करना हमको, बहुत सिंपल सा काम है। ठीक है, तो इन 5 चीजों में से जब ड्रॉप वाला केस है तो हमको एक चीज तो पक्की पकड़ में आ गई कि भैया U इतना होगा। दूसरी चीज हमको ये पकड़ में आ गई कि जो एक्सेलरेशन होगा इट विल बी इक्वल टू प्लस जी, मतलब कि जी की वैल्यू क्या है, 9.8 मीटर पर सेकंड, या फिर तुमको हो सकता है कुछ कुछ क्वेश्चंस के अंदर 10 मीटर पर सेकंड भी दे देते ताकि तुम्हारा सॉल्यूशन इजी हो जाए, मतलब कैलकुलेशन इजी हो जाए। तो इस केस में बस इतना ध्यान रखना कि जो भी एक्सेलरेशन है इट विल बी पॉजिटिव। ठीक है, इट विल बी पॉजिटिव। ठीक है, क्यों पॉजिटिव? देखो लेट से कि चलो ये ऑब्जेक्ट को मैंने यहां से ड्रॉप किया नीचे, ये ऑब्जेक्ट यहां था और यहां से नीचे जा रहा है। ठीक है, यहां से ये नीचे जा रहा है। ठीक है, इस केस में जो एक्सेलरेशन है दैट विल बी प्लस जी। अब इसको याद कैसे रखोगे तुम? इसको ऐसा याद रखना कि भैया ऑब्जेक्ट भी नीचे जा रहा है, और ऑब्वियसली बात है, देखो ऑब्जेक्ट नीचे जाए ऊपर जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी तो नीचे लग रहा है ना भाई, अर्थ तो सबको नीचे की तरफ पुल कर रहा है, जो जी की वैल्यू वो तो सब नीचे की तरफ लग रही है, एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी तो नीचे की तरफ लग रहा है। तो हमेशा ए भी देखो, जी तो नीचे की तरफ ही लग रहा है पर ऑब्जेक्ट भी नीचे की तरफ जा रहा है, तो ऑब्जेक्ट भी नीचे की तरफ जा रहा है, जी भी नीचे की तरफ लग रहा है, तो इन दोनों के बीच में दोस्ती हो गई। जब दोस्ती हो गई मतलब कि प्लस का साइन लगा दिया हमने। ठीक है, इन दोनों के बीच में दोस्ती हो गई मतलब प्लस का साइन लगा दिया। ठीक है, तो ऐसे याद रख लो इसको। तो जब भी तुमको इस टाइप के न्यूमेरिकल करोगे, जब यहां पर तुम वैल्यू रखोगे तो याद से रखना कि यहां पर तुम जहां भी ए लिखा है वहां पे प्लस जी रखो, मतलब प्लस 9.8 रखो या फिर प्लस 10 रखो, जो भी क्वेश्चन में दे रखा हो। ठीक है, तीसरी चीज हमको यहां पर ये बाय डिफॉल्ट सेट है कि जो डिस्प्लेसमेंट है इट विल बी इक्वल टू द हाइट, मतलब मैंने किस हाइट से ड्रॉप किया वही, जैसे मान लो मैंने 50 मीटर की बिल्डिंग से ड्रॉप किया
तो जो डिस्प्लेसमेंट होगा ऑब्वियसली बात है कि लेट्स से कि 50 मीटर की बिल्डिंग से मैंने नीचे ड्रॉप किया, तो जब तक ये नीचे आएगा तो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, 50 मीटर ही होगा, ऑब्वियसली बात है ना। मतलब जितनी हाइट से मैंने ड्रॉप किया उतना इसका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। तो जो डिस्प्लेसमेंट है इट विल बी इक्वल टू हाइट, ठीक है। चौथी चीज हमारे पास में ये है कि जो फाइनल वेलोसिटी है ये कुछ ना कुछ होगी, मतलब फाइनल वेलोसिटी इसकी जीरो नहीं होगी, इसमें के पास में कुछ ना कुछ फाइनल वेलोसिटी होगी। ऑब्वियसली बात है कि जैसे मैं इसको मान लो कि ये जो लेट्स से कि ये ग्राउंड है मेरा, ये ग्राउंड है ना, और मैंने इस बॉल को यहां से नीचे गिराया, तो इसकी वेलोसिटी कांस्टेंटली इंक्रीज हो रही है, यहाँ पे इंक्रीज हुई, यहाँ पे इंक्रीज हुई, नीचे आता तो इंक्रीज होती आएगी। तो जैसे ही बिल्कुल नीचे वाले पॉइंट पे टच कर रहा होगा, जैसे ये बिल्कुल टच कर रहा होगा, मतलब जैसे ही अपने सफर, ये जो पूरा सफर है ऊपर से नीचे तक आने का, जैसे ये सफर खत्म कर रहा होगा उस इंस्टेंट पे इसकी वेलोसिटी बहुत ज्यादा हो जाएगी, मतलब तब इसके पास में मैक्सिमम वेलोसिटी होगी, मतलब कुछ ना कुछ वेलोसिटी उसके पास में होगी। तो मतलब हमको क्वेश्चन के अंदर फाइनल वेलोसिटी निकालने का आ सकता है, ठीक है। और पांचवा है टाइम, तो ऑब्वियसली बात है कि कुछ ना कुछ टाइम इसको नीचे आने में लगेगा ही। तो ये टाइम और वेलोसिटी हमको एग्जैक्टली पता नहीं रहेंगे, पर ये तीन चीजें हमको पता है कि ये हमको ऐसा निकालना है। यू तो तुम डायरेक्टली जीरो रख ही देना, यू में तो कोई दो राय नहीं है, ठीक है। एक्सेलरेशन में तुम बस ध्यान रखना, मैं तुमको बता रहा हूं कि किन किन चीजों का ध्यान रखना, कौन कौन सी चीज याद रखनी है। तो पहली चीज याद तो ये रखो कि ड्रॉप वाले केस में यू जीरो हो जाएगा। दूसरी चीज ध्यान में रखना, अब ध्यान में रखना कि जो एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी है वो प्लस में लिखो तुम, और डिस्प्लेसमेंट तो हाइट है तुमको बताइए, और वी और टी तुमको निकालना पड़ सकता है, ठीक है। तो ये एक केस हो गया। अब दूसरा केस समझते। दूसरा केस है किसी भी ऑब्जेक्ट को हमने, ये ग्राउंड है और यहां से ऑब्जेक्ट है और यहां से हमने इसको ऊपर की तरफ थ्रो किया, ऊपर की तरफ हमने इस ऑब्जेक्ट को थ्रो किया। तो जब मैंने इसको थ्रो किया तो पहली चीज ये ध्यान रखो कि ऑब्वियसली बात है कि इसके में कुछ ना कुछ इनिशियल वेलोसिटी होगी थी। अगर मैं ऐसा लेके बैठा हूं उसको तो क्या ये ऊपर जा रहा है, नहीं जा रहा है, मुझे इसको कुछ ना कुछ इनिशियल वेलोसिटी देनी पड़ेगी, तो कुछ ना कुछ इनिशियल वेलोसिटी तो होगी होगी। दूसरा केस, दूसरी चीज कि यहां पर जो एक्सेलरेशन है इट विल बी इक्वल टू माइनस जी। माइनस जी क्यों, इसको कैसे याद रखोगे कि भैया ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है पर एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी तो नीचे ही लग रहा है, ऑब्वियसली बात है वो तो नीचे ही लगेगा, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता किसी से। तो इनके बीच में मनमुटा हो गया ना कि भैया ऑब्जेक्ट तू तो ऊपर जा रहा है पर मैं जी की वैल्यू तो नीचे लग रही है, तो ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है जी की वैल्यू नीचे लग रही है, तो थोड़ा सा मनमुटा हो गया। तो यहां पर हमने माइनस की साइन लगा दी, बस इतना ध्यान रखो, ठीक है। और अगर तुम लॉजिकली भी देखो, चलो मैं तुमको बताता हूं आगे चल के, ठीक है। एक और चीज, ठीक है। थर्ड चीज, यहां पर भी अगेन जो डिस्प्लेसमेंट है इट विल बी इक्वल टू द मैक्सिमम हाइट, मतलब कि किस हाइट तक गया। मैंने किसी ऑब्जेक्ट को थ्रो किया और लेट से कि वो 50 मीटर तक गई, ग्राउंड से लेकर 50 मीटर तक गई, तो ये हाइट हमको पता है 50 मीटर और यही इसका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, तो एस विल बी इक्वल टू एच, ये सेम है। चौथी चीज कि जो फाइनल वेलोसिटी है इन दिस केस फाइनल वेलोसिटी विल बी जीरो, मतलब कि ये देखो हम सफर के हिसाब से देख रहे हैं, है ना। अभी हम जब किसी ऑब्जेक्ट को नीचे गिराए तो हम उसका नीचे आने वाला सफर चेक कर रहे हैं पूरा। अभी जब हमने इसको ऊपर फेंका तो हम इसका ऊपर जाने वाला सफर, ऊपर जाने वाली जर्नी चेक कर रहे हैं। तो इसकी ऊपर जाने वाली जर्नी कब खत्म होगी, जब इसकी फाइनल वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। भाई ये जो रिमोट है जैसे यहां तक गया तो ऑब्वियसली बात है इसकी वेलोसिटी कुछ थी, धीरे धीरे वेलोसिटी इसकी कम हुई और एक पॉइंट पे आके इसकी वेलोसिटी जीरो हो गई, और जहां पे इसकी वेलोसिटी जीरो हुई वहां से वापस नीचे आना चालू हो गया। अगर बाय एनी चांस इसकी वेलोसिटी जीरो होती नहीं तो ये नीचे क्यों आता है, ये ऊपर ही चलता रहता ना, है ना भाई। इसकी वेलोसिटी अगर जीरो नहीं होती तो नीचे आता नहीं, तो ऊपर ही चलता रहता क्योंकि इसके पास में वेलोसिटी तो है, ठीक है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं इसकी वेलोसिटी जाके जीरो होगी, और जिस इंस्टेंट पे इसकी वेलोसिटी जीरो है वहां से वापस नीचे आना चालू कर देगा, ठीक है। तो जहां तक ये टॉप हाइट तक गया, तो जैसे इसकी टॉप हाइट आ गई, मतलब हमको क्वेश्चन के अंदर दे रखा है कि कोई ऑब्जेक्ट 100 मीटर तक जा रहा है, तो 100 मीटर तक जा रहा है, इसका मतलब यह है कि 100 मीटर पहुंचने के बाद उसकी इंस्टेंटली उसकी वेलोसिटी उस पॉइंट पे जीरो हो गई, ठीक है। तो ये चीज हमको समझ में आ गई। और पांचवा ये कि हमको टाइम कुछ ना कुछ निकालने को दिया जा सकता है, ठीक है। अब थोड़ा लॉजिकली भी देखो कि जो जी की वैल्यू हमने पॉजिटिवली और यहां पर नेगेटिवली, तो खुद सोच के देखो कि जब भी मैं किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंक रहा हूं तो उसकी वेलोसिटी धीरे धीरे कम होती जा रही है, मतलब कंटिन्यूअसली उसकी वेलोसिटी कम होती जा रही है। और अगर वेलोसिटी कम हो रही है इसका मतलब एक्सेलरेशन नेगेटिव है ना। उसको हम रिटार्डेशन बोलते थे। अरे वेलोसिटी कम हो रही है मतलब पहले मेरी स्पीड 40 किलोमीटर पर आर थी, अब मेरी स्पीड 20 किलोमीटर पर आर हो गई, मतलब मेरी वेलोसिटी कम हो गई। तो उस केस में ऑब्वियसली बात है कि कोई नेगेटिव एक्सेलरेशन एक्ट कर रहा होगा, मतलब मैं ब्रेक पे पैर रख रहा हूं अपना, है ना, तो नेगेटिव एक्सेलरेशन हो गया। तो सिमिलरली यहां पर भी जब हमको पता है ऑब्वियसली बात है कि कोई ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है तो उसकी वेलोसिटी कम होती ही जा रही है, तो मतलब उसके ऊपर एक नेगेटिव एक्सेलरेशन एक्ट कर ही रहा है, तो दैट विल बी इक्वल टू माइनस जी। और ऑब्वियसली बात है कि जब कोई ऑब्जेक्ट नीचे आ रहा है तो उसकी स्पीड बढ़ती जा रही, तो वहां पर प्लस जी लगा देंगे, ठीक है। इतना क्लियर है। तो ये जो फंडे हैं तुमको बस इतना ध्यान रखना। अब तुम कुछ न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करोगे, या फिर अगर तुम मेरे विक्ट्री बैच का लेक्चर 4 देखते हो ग्रेविटेशन में, तो तुम वहां पर मैंने सारी एनसीटी कवर कराई है, या फिर अगर तुम खुद भी करना चाहो तो खुद भी कर सकते हो, कुछ न्यूमेरिकल्स वगैरह करो, अपनी एनसीटी से उठाओ और तुम ये सारी चीजों का ध्यान रखो। अब एक केस होता है जिसके अंदर हम दोनों चीजें देखते हैं। दोनों चीजें मतलब कि अब लेट से कि मैंने किसी ऑब्जेक्ट को नीचे ऊपर फेंका, और ऑब्वियस बात है कि अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट को नीचे से ऊपर फेंक रहा हूं तो ऊपर से नीचे भी आएगा, तो अब हमें पूरी जर्नी देखते हैं, मतलब नीचे से ऊपर जाने की और ऊपर से नीचे आने की, ठीक है। तो लेट से कोई ऑब्जेक्ट नीचे से ऊपर गया और वापस ऊपर से नीचे आ गया, तो देखो ऑब्वियस बात है कि सेम जगह पे नीचे आएगा, पर मैं थोड़ा सा ऐसे बना रहा हूं ताकि तुमको समझ में आ जाए, ठीक है। तो ये ऊपर जाने वाला पाथ है, नीचे आने वाला पाथ है ना। वैसे तो ये पाथ एक ही लाइन में होगा, पर मतलब ऑब्वियसली बात है कि अगर ये यहां से ऊपर गया तो यहीं से नीचे आएगा, ऐसा तो होगा नहीं कि यहां से ऊपर गया और यहां से नीचे आएगा, पर तुमको समझ में आ जाए इसलिए मैंने लाइन जो है थोड़ी पास पास ड्रॉ कर ली, ठीक है। अब देखो
अब ऊपर जाने वाली जर्नी जो है उसको हम फर्स्ट जर्नी बोलेंगे, ठीक है। तो इनको तुम जर्नी वाइज सेपरेट करके चलना, तुम कंफ्यूज ना हो, इसलिए तुम खुद दिमाग में ये लिखना मत वहां पे पेपर के अंदर, पर तुम समझ लेना कि दो अलग अलग जर्नी है, एक ऊपर जाने वाली अलग है और एक नीचे आने वाली अलग है, ठीक है। तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है तो ऑब्वियस बात है उसके में कुछ ना कुछ इनिशियल वेलोसिटी होगी, है ना। यहां से कुछ इनिशियल वेलोसिटी हमने दी होगी उसको u, और जैसे ही ऊपर पहुंचेगा तो फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी 0, फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी 0 मीटर पर सेकंड, या ठीक है। अब ये पहली जर्नी, अब देखो इसमें कुछ ना कुछ हाइट होगी, जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो हाइट होगी, ठीक है, और कुछ ना कुछ इसमें टाइम लगा होगा। लेट्स से इसमें लगा टाइम ए, टी ए मतलब टाइम ऑफ असेंट, असेंट मतलब ऊपर जाना और डिसेंट मतलब नीचे आना। हमने असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर देखे थे, असेंडिंग मतलब कम से बढ़ना और डिसेंडिंग मतलब बढ़ने से कम होना, ठीक है। तो वैसे असेंट मतलब होता है किसी चीज का ऊपर जाना और डिसेंट होता है नीचे आना, ठीक है। तो टाइम ऑफ असेंट यानी कि ऊपर तक पहुंचने में कितना टाइम लगा, तो लेट्स से वो टाइम ऑफ असेंट हो गया। तो ये हमारी पहली जर्नी समाप्त हो गई यहाँ पे, ठीक है, हमारी पहली जर्नी समाप्त हो गई यहाँ पे, ठीक है, ये पहली जर्नी। अब ऑब्जेक्ट वापस नीचे गिरना चालू हुआ, तो जब सेकंड जर्नी हुई यानी कि नीचे आने वाली जर्नी हुई, तो उस केस में जो उसकी पिछली जर्नी की फाइनल वेलोसिटी थी वही अब दूसरी जर्नी की इनिशियल वेलोसिटी बन जाएगी। मतलब देखो ऊपर जाने वाली जर्नी में इसकी जो फाइनल वेलोसिटी थी वो कितनी हो गई 0, और नीचे आने वाली जर्नी के लिए इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 हो जाएगी, है ना, क्योंकि वहां पर उसकी जर्नी बदल गई पूरी तरीके से। तो जो ऊपर जाते जाते इसकी वेलोसिटी 0 हुई फाइनल वेलोसिटी, तो वहीं से जब वो नीचे आ रहा तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 हो जाएगी, है ना, मतलब समझ रहे हो ना। तो बस मैं तुमको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि जो इसकी यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी थी वो दूसरे केस में उसकी इनिशियल वेलोसिटी हो गई, मतलब एनीवे 0 हो गई, ठीक है। चलो अब यहाँ पर कुछ ना कुछ फाइनल वेलोसिटी होगी से जब नीचे आएगा तब, है ना, तो ये चीज हमको समझ में आ गई। तो ऊपर जाने वाली जर्नी में इनिशियल वेलोसिटी थी और फाइनल वेलोसिटी 0 थी, और नीचे वाली जर्नी में इनिशियल वेलोसिटी 0 थी और फाइनल वेलोसिटी कुछ थी, ठीक है। और लेट्स से कि इसको अगेन हाइट तो उतनी होगी, मतलब जितनी हाइट दिया उतनी नीचे आएगा, है ना जितना मतलब 50 मीटर ऊपर गया तो 50 मीटर नीचे आएगा। तो यहां पर भी अगेन हाइट h ही लग रही है, ठीक है। और जो टाइम है लेट्स से उसको बोल देते हैं टाइम ऑफ डिसेंट, तो ये चीज हम समझ लो, ठीक है। अब इस केस में जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो 0 हो जाएगा। क्यों डिस्प्लेसमेंट 0 होगा, क्योंकि अगर तुम ध्यान से देखो तो जहां से ऑब्जेक्ट स्टार्ट हुआ, लेट्स से कि मैंने यहां से इसको स्टार्ट किया और यहीं पे एंड हो गया, तो जहां से इनिशियल पोजीशन थी वो इसकी फाइनल पोजीशन हो गई। तो हमको पता है कि जब इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन सेम होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं कि डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया। पर इसकी जो डिस्टेंस टोटल, अगर हमसे देखो डिस्प्लेसमेंट तो 0 हो गया, पर अगर हमसे डिस्टेंस पूछी जाए तो डिस्टेंस क्या हो जाएगी, 2h हो जाएगी ना डिस्टेंस। क्यों, क्योंकि ये h ऊपर भी गया और h नीचे भी आया, तो h यहां भी ट्रेवल किया, h यहां भी ट्रेवल किया, तो h प्लस h कितनी हो गई, 2h डिस्टेंस हो गई, है ना। अगर कोई ऑब्जेक्ट मैंने 15 मीटर के हाइट पे फेंका तो 15 मीटर ऊपर भी गया और 15 मीटर नीचे भी आएगा, तो टोटल इसने डिस्टेंस कितनी ट्रेवल कर ली, 15 ऊपर जाने की प्लस 15 नीचे आने की 30 मीटर। मैं हर चीज को तुमको एग्जांपल इसलिए बताता हूं क्योंकि मुझे पता है कि ये मैं भाई तुम्हारी बातें बहुत दिल तक समझता हूं, मुझे पता है तुम्हारी मतलब तुम्हारी फीलिंग्स है, क्योंकि मैं ऑलमोस्ट सेम एज ग्रुप का हूं, तो मुझे पता है कि तुम एक्जैक्टली कैसा सोचते हो। तो तुमको ये h ये u v ये सब देखने में थोड़ा डर लगता है, इसलिए तुमको एग्जांपल देके बताता हूं। जैसे मैंने अभी स्पीड का बताया था कि जैसे कोई ऑब्जेक्ट नीचे आ रहा है तो पहले उसकी 2 मीटर पर सेकंड, 3 मीटर पर सेकंड, 10 मीटर पर सेकंड, 20 मीटर पर सेकंड, तब तुमको अच्छे से क्लिक होगा कि अच्छा हाँ ऐसे स्पीड बढ़ रही है। फिर जब मैंने तुमको स्पीड कम होने को बताया तो मैंने तुमको बताया कि जैसे मैंने 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से देखा तो धीरे धीरे कम होती आ रही है, ऊपर आ जाता है। तो मैं इसलिए तुमको एग्जांपल्स देके बताता हूं, नंबर्स में बताता हूं तुमको, ठीक है। तो 15 और 15 30 मीटर हो गया, या फिर 5 और 5 10 मीटर हो गया, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट तो 0 ही होगी क्योंकि जहां से स्टार्ट था वहीं एंड हो गया। अब यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज नोट करने वाली कि जो टाइम ऑफ असेंट होता है इट इज ऑलवेज इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट। ये चीज याद रख ली तुमने तो तुम्हारे सारे न्यूगल्स हो जाएंगे, ठीक है। हमको ऐसा लगता था कि भैया नहीं यार किसी बॉल को ऊपर जाने में ज्यादा टाइम लगता है और नीचे आने में कम टाइम लगता है, पर ऐसा नहीं होता है। अगर अगेन एग्जांपल से बताता हूं, अगर तुम किसी बॉल को किसी बिल्डिंग के 3rd फ्लोर तक फेंकते हो तो जितना टाइम उसको 3rd फ्लोर तक जाने में लगा, लेट्स से कि 4 सेकंड लगे, उतना ही टाइम उसको वापस तुम्हारे पास आने में भी लगेगा। ऐसा नहीं होगा कोई नीचे जल्दी आ गए फिर ऊपर धीरे गई या फिर ऐसा कुछ हुआ, नहीं। जितना टाइम टॉप हाइट तक पहुंचने में लगेगा, 3rd फ्लोर तक पहुंचने में जितना टाइम लगा उतना ही टाइम वहां से वापस नीचे आने में भी लगेगा। तो ऐसा नहीं है कि जितना टाइम नीचे उतरने में ज्यादा टाइम लग रहा है ऊपर चढ़ने, हम कोई चढ़ाव नहीं चढ़ रहे हैं, यहाँ पे स्टेयर्स नहीं चढ़ रहे कि हमको नीचे आने में आसानी से उतर गए और ऊपर चढ़ने में टाइम लग रहा है। ये ग्रेविटेशन है, ठीक है, इसके लिए सब बराबर है। तो जितना टाइम ऊपर पहुंचने में लगा उतना ही टाइम नीचे आने में भी लगेगा। अगर 5 सेकंड में बॉल 10 मीटर के हाइट पे जा रही है, 5 सेकंड तो ज्यादा हो गया, अगर लेट से 5 सेकंड में बॉल 50 मीटर के हाइट पे जा रही है तो 5 सेकंड में ही बॉल 50 मीटर के वापस नीचे भी आएगी। हालांकि 5 सेकंड बहुत ज्यादा टाइम बोल रहे हैं बट मैं एग्जांपल बता रहा हूं, ठीक है। चल बहुत बढ़िया, अब ये हमने मेन टॉपिक खत्म कर लिया। अब फटाफट देख लेते हैं कुछ मेजर डिफरेंसेस जो कि चैप्टर में हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक है मास और एक वेट, मास वर्सेस वेट। तो मास इज द मेजर ऑफ इट्स इनर्शिया, ठीक है, हमने इनर्शिया देखा था, तो जितना ज्यादा मास होगा उतना ज्यादा इनर्शिया होगा। और वेट हमको पता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। मास वेट इज कांस्टेंट एंड डजंट चेंज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, और वेट जो है
इट वेरीज एज पर द ग्रेविटी ऑफ प्लैनेट। तो वेट जो है चेंज हो सकता है, पर मास मेरा मून पे भी यही है, अर्थ पे भी यही है और सन पे भी यही है, सब जगह मेरा मास सेम रहेगा, पर वेट जो है वो मेरा मून पे अलग हो जाएगा, सन पे अलग हो जाएगा। वैसे सन पे अगर मैं खड़ा रह पाऊं तो ठीक है। इसकी यूनिट होती है केजी और इसकी यूनिट होती है न्यूटन। दूसरा मेन डिफरेंस है बिटवीन ग्रेविटेशन एंड ग्रेविटी। तो ग्रेविटेशन होता है अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू ऑब्जेक्ट और ग्रेविटी होता है अट्रैक्शन बिटवीन द ऑब्जेक्ट्स एंड द प्लैनेट। ठीक है, तो यही सेम चीज है ऑलमोस्ट। तीसरा होता है मेजर डिफरेंसेस बिटवीन जी एंड छोटा जी। अब ये याद रखने का एक फंडा बता रहा हूं तुमको, ये जो है कैपिटल जी, इसको हम बोलेंगे बड़े मियां। ये क्या है? बड़े मियां। और ये जो छोटा जी है ये है छोटे मियां, छोटे मियां। ठीक है, अब जो बड़े मियां हैं भैया, वो बड़े हैं, बड़े भाई हैं, वो जीवन में बिल्कुल सेटिस्फाइड हो चुके हैं, वो बिल्कुल स्टेबल हो चुके हैं कि अब हाँ अब हमको कोई फर्क नहीं पड़ता किसी से भी क्या है क्या नहीं है। तो इसलिए जो बड़े मियां है, यानी कि जो बड़े जी है, जो कैपिटल जी है, उसकी वैल्यू कांस्टेंट है थ्रू आउट द यूनिवर्स। पर जो छोटे मियां है ये थोड़े चिलबुले से हैं, ये थोड़े नटखट हैं। ठीक है, ये अपने रंग बदलते रहते हैं। तो आज यहां कुछ और है, कल कहीं कुछ और है। ठीक है, तो आज ये अर्थ के ऊपर कुछ और है, मून के ऊपर कुछ और होगा। तो क्योंकि ये छोटे मियां हैं, ठीक है, ये छोटे नादान है, ये अपनी वैल्यू बदलते रहते हैं, ये अपने रंग बदलते रहते हैं। पर बड़े जी क्या है? बड़े मियां हैं भैया, ये कांस्टेंट बिल्कुल स्टेबल है, ये बिल्कुल दृढ़ है। ठीक है, यहां जैसे है वैसे ही सब जगह पे है। और छोटे में बेचारे चुलबुले नटखट से नटखट होते हैं छोटे बच्चे। ठीक है, तो ये अपनी वैल्यू चेंज करते रहते हैं। तो विद दैट बीइंग सेड, ये लेक्चर हमारा हो चुका है समाप्त। हमने करीब 1 घंटे के अंदर पूरा का पूरा ग्रेविटेशन कंप्लीट कर लिया है। अगर तुम्हें डिटेल में देखना तो तुम विक्ट्री बैच के अंदर देख सकते हो। बाकी आई होप कि तुम्हें यहाँ पर इसमें पूरे सारी एनसीईआरटी की जितनी भी चीजें तो सब कवर कर दी मैंने। ठीक है, तो बस इतना ही था। चैनल को डेफिनेटली सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना, ताकि ऐसे और मस्ती मजाक वाले वीडियोस वन शॉट के अंदर तुम देख पाओ, क्योंकि अब टर्म टू की प्रिपरेशन यहाँ पर स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है, और साथ में अगर तुमने इंस्टाग्राम फॉलो नहीं किया मुझे, तो जाके फटाफट मुझे फॉलो कर लो। और अगर तुमने अभी तक पढ़ले को फॉलो नहीं किया इंस्टाग्राम के ऊपर, तो वहां पर उसे भी जाके फॉलो कर लो, पढ़ले.in को भी कर लो। टेलीग्राम ग्रुप सारे के सारे ज्वाइन कर लेना। और विक्ट्री बैच अगर ज्वाइन करनी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में एक नंबर दे रखा है, उस पर कॉल कर सकते हो। तो विद दैट बीइंग सेड, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।